हाँ तो भाई क्या हालचाल है आप सभी लोगों के। और कैसा लगा आपको राजस्थान पॉलिटी वाला जो इंट्रोडक्शन है। फिर हमने उसमें कमीशंस देखे थे। कमीशंस में भी हमने सबसे पहले स्टार्ट क्या किया था, राज्य निर्वाचन आयोग, है ना, उसकी कुछ एक बातें करी थी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम उसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अभी के लिए हम पढ़ते हैं हिस्ट्री। राजस्थान की हिस्ट्री भी चल रही है ना आपके, तो मेडाइवल हिस्ट्री भी चल रही है और साथ साथ में मॉडर्न भी चल रही है। मॉडर्न हिस्ट्री का आज नया टॉपिक लेंगे, क्योंकि हमने पढ़ तो रहे हो क्या भैया आप? मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हमने क्या क्या कवर कर लिया है। 1857 की क्रांति कवर कर ली है। एक सेकंड रुकना भाई। तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हमने क्या कवर कर लिया था, 1857 की क्रांति से स्टार्ट किया था। एग्जाम के अंदर, या फिर मैं कहूँ आपके पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा सहूलियत यही रहती है कि यही सीक्वेंस में हम पढ़ें। क्रांति के बाद में हमने ये देखा कि भाई सामंतों की सारी पावरें छीन ली गई थी, है ना, शक्तियाँ छीन ली गई थी। तो शक्तियां छीन ली गई। उसके बाद में किसानों के ऊपर और अत्याचार शुरू हुए थे, किसान मान लो और साथ साथ में जनजातियां भी मान लो भाई। ये आंदोलन हमने कंप्लीट करे थे। कहने को ये एक तीन छोटे छोटे बोल सकते हैं ना कि एक तीन टॉपिक्स है बस, लेकिन इनसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, है ना। और अब हम चौथा इसके अंदर टॉपिक देखेंगे कि कैसे अब जनता जो है वो इन्वॉल्व होना चाहती है सरकार के अंदर। भाई यहीं से स्टार्ट करेंगे कि मान लो किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं या फिर जनजातियों पर अत्याचार हो रहे हैं। इन दोनों पर जो भी अत्याचार हो रहे हैं वो हो किसकी वजह से रहे हैं? गलत रूल्स की वजह से, गलत तौर तरीकों की वजह से, गलत पॉलिसीज की वजह से। सही है। तो वो पॉलिसीज गलत ना बने, इस चीज का ध्यान रख लिया जाए तो अत्याचार नहीं होंगे। साथ ही साथ में हमने देखा कि बोल्शेविक मूवमेंट क्या है, रशिया का। भाई राजा वहां का राजा था, सबका माई बाप वही था। लेकिन वहां के किसानों ने क्या किया, धीरे धीरे पहले तो वो राजतंत्र में एंटर हुए, मंत्री मंत्री बने, फिर राजा वाजाओं को हटा दिया। इस प्रकार से वो स्टोरी है उसकी। उस चीज को भी हमारे लोग जान गए थे, जो क्रांतियों में एक्टिवली इन्वॉल्व थे, वो लोग ये चीज जानते थे। तो अब वो भी ये चाहते थे कि सरकार हमें भी, यानी कि आम जनता को किस चीज में इन्वॉल्व करे मंत्री परिषद के अंदर, है ना, आपके जो मंत्रिमंडल है उसके अंदर इन्वॉल्व करे। हम नहीं कह रहे कि भाई हमें राजा की जगह हमें बना दो राजा, ना, राजा रहेगा। ये चीजें तो 1947 तक चलेगी भी। राजा वाजाओं को बहुत बहुत ही ऐसे ना दुखी हो गए थे कि भाई अब समझ जाओ बात को, गणतंत्र आ गया है, आप हट जाओ, राजतंत्र वाजतंत्र नहीं रहा। खैर छोड़ो। हमें समझना क्या है कि जनता के लिए अगर जनता का शोषण बचाना है, अगर शोषण ना हो, इसलिए कोई ना कोई ऐसा इंसान हो जो सरकार के अंदर ही जाके बैठ जाए आम जनता में से, तो आसान रहेगा। अब मान लेते हैं कि किसानों के ऊपर कोई टैक्स बढ़ाना चाह रहा हो, 40%, 50%, सॉरी माफ कीजिएगा, तो वो टैक्स बढ़ाने बढ़ाने की अगर कोशिश करेंगे ना, तो मान लो मैं हूँ वो आम आदमी किसानों में से जो मंत्री बन चुका है, मैं क्या बोल दूंगा, यार आपको थोड़ा सा तो सोचना चाहिए, 50% कैसे बढ़ा दोगे? देखो मेरे घर की हालत ये है, मेरे दोस्तों के घर की हालत ये है, मेरे अंकल चाचा ताऊ वगैरह सबके हालत देखो खराब है, पूरे गांव में खस्ता हालत है। ये 50 नहीं है, 15% भी बहुत ज्यादा है। मैं ऐसे कहूंगा 15% में भी बेचारे रोने लग जाएंगे। तो अब मैं मेरे जैसे अगर और खड़े रहेंगे उसके अंदर, तो इससे क्या होगा, एक उत्तरदायी शासन बनेगा, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनेगी, जो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? जनता के लिए। हमें जनता के लिए, जनता के ऊपर ही तो शासन करना है भाई। तो वो चीज स्टार्ट किस लिए होगी, मतलब उस चीज ने किस चीज को जन्म दिया? प्रजा को मंत्रिमंडल के अंदर, या फिर प्रजा को एक तरीके से इनविटेशन दिया कि भाई आप भी शामिल होइए मंत्रिमंडल के अंदर। अब प्रजामंडल कहाँ बनेंगे ये चीज देखते हैं। हमने ये देखा था एक बार के लिए, एक रफ सा भारत का मैप, यहाँ कहीं राजस्थान पड़ता है। हमने देखा था कुछ एक रियासतें ऐसी है, या फिर मैं कहूँ कुछ एक इंडिया के अंदर राज्य ऐसे हैं जहां पे अंग्रेजों ने डायरेक्ट अपने कंट्रोल में ले रखी थी चीजें। जैसे कि मान लेते हैं बंगाल, वेस्ट बंगाल मान लो भले ही, है ना, यहाँ पे मान लेते हैं जैसे महाराष्ट्र। एक बार के लिए रफ आइडिया ले रहे हैं खाली, हैदराबाद। एक तरफ अपना ये राजस्थान है ना, ये भाई, ये राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान एक ऐसा राज्य है, आज की तारीख में तो राज्य है, पहले रियासतें थी, इसके अंदर हजारों रियासतें समझ लो एक तरीके से, छोटी छोटी। सामंत वगैरह वो भी अपने आप को ऐसे ही समझते थे कि हम किसी रियासत के राजा हैं। ठीक। तो राजस्थान के ऊपर राजाओं का डायरेक्ट, अंग्रेजों का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था। उन्होंने क्या कर रखी थी, संधियां कर रखी थी, सहायक संधियां देखी थी ना हमने, वेलेस्ली की थी क्या सहायक संधियां। लेकिन कलकत्ता के ऊपर तो अंग्रेजों का डायरेक्ट रूल है, वहां पे कोई राजा वाजा नहीं है। जहां जहां से राजा हटा दिए जा चुके हैं वहां पे
अंग्रेजों का डायरेक्ट रूल है, अंग्रेज ही वहां के माई बाप है, अंग्रेज ही वहां की सरकार है, अंग्रेज ही सब कुछ कंट्रोल में लेके बैठी है। समझ में आया? वो वाला पोर्शन जहां पे अंग्रेजों का डायरेक्ट कंट्रोल है उस एरिया को बोलते हैं ब्रिटिश इंडिया। लेकिन कुछ ऐसे रीजन्स है जहां पे अंग्रेजों ने डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर रखे हैं, है ना। इसको बोलते हैं प्रिंसली स्टेट्स या फिर रियासती राज्य, प्रिंसली स्टेट्स। यहाँ पे अंग्रेजों ने संधियां कर रखी है, हाथ मिला रखे हैं, है ना। मेन तो राजा ही है अभी भी, लेकिन पीए पॉलिटिकल एजेंट हमने देखा था, वो क्या करता है, एक तरीके से गाइड करता है, इन्फ्लुएंस करता है राजतंत्र। अब देखो क्या होता है, ये जो आपका ब्रिटिश इंडिया है, यहाँ पे सरकार किसकी है, गवर्नमेंट किसकी है, अंग्रेजों की। समझना बात को बहुत डिटेल से, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं इस चीज को स्किप भी कर सकता हूँ। मैं बोलूंगा प्रजामंडल होते हैं, प्रजामंडल के अंदर जो सामान्य लोग हैं उन्होंने ना ऐसे ग्रुप ग्रुप बना लिए अलग अलग जगह पे, फिर बाद में वो चाहते थे कि हम मंत्री परिषद में आए वगैरह वगैरह, हम राजतंत्र के अंदर घुसे। मैं इतना सा बता के भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके डेप्थ में कंसेप्ट बने। देखना, अंग्रेजों की सरकार अभी, इसके अंदर भी तो सामान्य आदमी आना चाहेंगे भाई, भले राजा की सरकार हो किसी की भी हो, अत्याचार सामान्य लोग के ऊपर हो रहे हैं, तो सामान्य लोग चाहते हैं कि हम भी किस में आए, सरकार के अंदर कोई ना कोई रोल प्ले करें, मंत्री बना दो, भले कुछ भी बना दो, है ना, वो हम बने। इसके लिए एक इंडिया के अंदर एक बहुत ही बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी उस टाइम पे जो वर्क कर रही थी, उसका नाम था कांग्रेस। अपने वाले जो प्रिंसली स्टेट्स के या राजस्थान वाले लोग हैं, या और अलग अलग जहां जहां पे राजा राज करते थे और अंग्रेज सिर्फ संधियां करके बैठे थे, वहां के लोगों ने भी ट्राई किया। जैसे जमनालाल बजाज जी हो गए, फलाने जयनारायण व्यास जी हो गए, ये सारे लोग, माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, ये सब ट्राई क्या करते हैं, वैसे विजय सिंह पथिक लोकल राजस्थान का नहीं है, ये सारे लोग क्या कांग्रेस से बार बार में मुलाकात करते हैं कि भाई हमें भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दो, हमारे भी समझो यार, अंग्रेज तो हम पे भी अत्याचार कर रहे हैं, हमारे पे तो तीसरा कंट्रोल है, अंग्रेज, अंग्रेज के बाद में राजा, राजा के बाद में हम पे सामंत कंट्रोल करते हैं, तो ये चीज नहीं चल रही, नहीं सुहा रही हमें, हमारा भी थोड़ा सा ध्यान दो। तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया इतना कुछ खास, उनके लिए था कि भी हम अंग्रेजों को यहाँ से भगाएंगे। तो कांग्रेस का मेन फोकस था कि अंग्रेजों को यहाँ से भगाया जाए और एक राजस्थान सॉरी इंडिया के ही लोगों की एक सरकार बन जाए, उनका ये टारगेट था। उन्होंने रियासतों पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो सभी रियासतों ने मिलकर, राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में जो भी रियासती इलाके थे जहाँ पे अंग्रेजों के डायरेक्ट कंट्रोल नहीं थे, पॉलिटिकल एजेंट्स बिठा रखे थे, वो एरिया के लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हम बना लेते हैं हमारे प्रजामंडल। जयपुर वाले एरिया के अंदर बनेगा तो बनेगा जयपुर प्रजामंडल। यानी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, जहां जहां प्रिंसली स्टेट्स है वहां वहां पे क्या बन रहे हैं, प्रजामंडल बन रहे हैं। बात आपके पल्ले पड़ गई क्या? बस इतनी सी बात समझानी थी ताकि आपके थोड़ा सा डेप्थ में समझ में आए चीज होता क्या है, उसको हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे। अब इन प्रिंसली स्टेट्स ने क्या किया, एक संगठन बनाया, उसको क्या बोलते हैं, संगठन का नाम से समझना आप खाली, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, इसकी स्थापना कर ली है। सारे जो प्रजामंडल या फिर रियासतों वाले जो भी लोग हैं, कॉमन लोग हैं या फिर लीडर्स हैं जो लीड करना चाहते हैं, उन्होंने इसका इंग्लिश में अगर टर्म करें तो ऑल इंडिया प्रिंसली स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस, ये इसका नाम है। इसकी स्थापना हुई थी मुंबई के अंदर 1927 में। मैं हट जाऊंगा, डोंट वरी। ये देखिए, इसकी स्थापना होती है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 के अंदर मुंबई के अंदर होती। कौन कौन इसकी स्थापना करते हैं, मतलब लोकल लीडर्स जो भी है प्रजामंडल के अंदर, जो अपनी अपनी प्रजामंडल बनाना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि हम भी राज्य सरकार, मतलब जो राजा है उसकी सरकार के अंदर हम आए। आपके रामायण समझ में आ रही है ना? बिल्कुल भी नहीं ऐसे घबराना है, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप तो सिंपली वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाके देख सकते हो, है ना। तो बिल्कुल भी एकदम बिना टेंशन लिए बिना आराम से समझते हुए चलने हैं सारी चीजों को। इसकी स्थापना होती है 1927 को मुंबई के अंदर। एक अध्यक्ष बनाया जाता है, चेयरपर्सन, और एक बनाया जाता है डिप्यूटी चेयरपर्सन। अध्यक्ष और उप अध्यक्ष। अध्यक्ष का नाम है दीवान रामचंद्र राव,
क्या नाम भैया आपका? दीवान रामचंद्र राव, ठीक है। और उप अध्यक्ष का नाम क्या है? विजय सिंह पथिक। अब एक चीज देखो आप, विजय सिंह पथिक जो है 1927 में बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग नहीं हो रहा था क्या? याद कड़ियां जुड़ रही है, ये यह छोड़ के कहाँ गया है? इसकी ये भी टेंशन है कि भाई आगे आने वाली पीढ़ियां जो है वो ही संभाले राजतंत्र, है ना, वो ही आए फिर सरकार के अंदर, तो उस चीज को भी कितनी अहमियत दी जा रही है। तो ये वो वाला आंदोलन छोड़ के किस आंदोलन के अंदर चला जाता है? प्रजामंडलों के आंदोलन में, जिसमें ये अखिल भारतीय राज्य लोक देशी परिषद, मतलब अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद जो है उसका यह क्या बनता है? उपाध्यक्ष। कब बनी? 1927 के अंदर। अध्यक्ष कौन है? दीवान रामचंद्र राव। मुंबई के अंदर बनती है। बात समझ में आई? तो अब आप एक छोटी सी हेडिंग लगाएं, बहुत बड़ी हेडिंग लगाएंगे, प्रजामंडल, है ना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भाई प्रजामंडल। प्रजामंडल समझ में आई बात आपको? देखो लिखना, सामान्य जनता द्वारा, सामान्य जनता द्वारा, सामान्य जनता द्वारा रियासती राज्यों में, मतलब प्रिंसली स्टेट्स, रियासती राज्यों में बनाए गए वे संगठन, बनाए गए वे संगठन जिनका उद्देश्य जन सामान्य को सरकार का हिस्सा, जिनका उद्देश्य जन सामान्य को सरकार का हिस्सा बनाना था, प्रजामंडल कहलाए। प्रजामंडल्स आर दोज ऑर्गेनाइजेशंस, प्रजामंडल्स आर दोज ऑर्गेनाइजेशंस, those organizations in which common people of princely states, common people of princely states wanted to wanted to wanted to appoint common people in the government, common people in the government। बात समझ में आपको? ये एक मोटी सी डेफिनेशन होगी प्रजामंडल क्या होते हैं। लिखना नेक्स्ट लाइन में, a conference named लिख लो एज इट इज नाम, ऑल इंडिया प्रिंसली स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस, a conference named all India princely states people's conference was established for this purpose, was established for this purpose in 1927 in Mumbai, in 1927 in Mumbai। नेक्स्ट लाइन में लिखना, it was headed by Diwan Ramchandra Rao, it was headed by Diwan Ramchandra Rao, while its deputy chairperson was Vijay Singh Pathik। इस हिंदी वाले लिखना, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद नामक, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद नामक एक संगठन का, एक संगठन का या एक संगठन की स्थापना हुई, एक संगठन की 1927 ब्रैकेट में मुंबई लिख सकते हैं, एक संगठन की 1927 ब्रैकेट में मुंबई लिख के आगे लिखना, 1927 में स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष दीवान रामचंद्र राव, जिसके अध्यक्ष दीवान रामचंद्र राव तथा उपाध्यक्ष विजय सिंह पथिक थे। उपाध्यक्ष विजय सिंह पथिक थे। ठीक है भाई, ये तो हुआ ऑल इंडिया लेवल के ऊपर, मतलब भाई पूरे ही इंडिया के अंदर जो जो प्रिंसली स्टेट्स है
उन लोगों ने मिलकर एक संगठन बना लिया, मुंबई के अंदर अंदर संगठन बना है। दीवान रामचंद्र इसका हेड है, इसका वाइस जो बोलते हैं ना चेयरपर्सन कौन है इसका, विजय सिंह पथिक है ना। ये चीज समझ में आई, ये तो हुई इसके लिए। अब हमारे राजस्थान के भी अंदर मतलब धीरे धीरे हम राजस्थान पे आएंगे, तो एक ऐसा संगठन और बना जो ज्यादातर राजस्थान के ऊपर फोकस करता था। पहले मैं इसका नाम लिखूंगा, अभी आपको उतारना नहीं है, मुझे जैसे कहूंगा वैसे करना। सॉरी, राजपुताना प्रिंसली स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस। इसकी स्थापना होती है अगले ही साल 1928 के अंदर। हिंदी में बोले तो राजपुताना, अब आपको समझ में आ रहा होगा, देशी राज्य लोक परिषद। ये परिषदें क्या है, ये सिंपली ऐसी परिषदें हैं जो चाहती है प्रजामंडल हो और प्रजामंडल के लोग जो है वो सरकार के अंदर हिस्सेदारी निभाए। भाई अब आम जनता का समय आ गया है कि वो भी सरकार के अंदर एक्टिवली भागीदारी निभाए। किस तरीके की वे भागीदारी, लीड करने की है ना, प्रजा का न्याय, प्रजा का बोलते हैं ना टोटल देख रेख के अंदर भागीदारी निभाएंगे। अब ये सरकार की बागडोर थाम कर, समझ में आई बात। तो ये कब बनती है, 1928 के अंदर ही होती। तो एक लाइन लिखना, फॉर राजस्थान राजपुताना प्रिंसली स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस। फॉर राजस्थान राजपुताना प्रिंसली स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस was founded in 1928 was founded in 1928। राजस्थान के लिए राजपुताना देशी राज्य लोक परिषद, राजस्थान के लिए राजपुताना देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1928 में हुई थी, 1928 में हुई थी। ठीक है, अब देखो एक चीज आप ब्रैकेट में लिखना, सेक्रेटरी ऑफ राजपुताना एंड मिडल इंडिया प्रिंसली स्टेट्स, या फिर एक सेकेंड का, सेक्रेटरी ऑफ राजपुताना एंड मिडल इंडिया पीपल्स कॉन्फ्रेंस। देखो राजस्थान वाली ले लो और मिडल इंडिया जो मध्य भारत है, वहां पे भी आपको पता है यूपीएमपी वाले एरिया के अंदर भी कौन है, राजपूत ही है ना। एक प्रकार से हमें हमारे वाले एरिया से मतलब राजस्थान से मतलब है, इसलिए राजपूतों की बात चल रही है। हम एक बार के लिए और प्रिंसली स्टेट्स की बात नहीं करेंगे जो कहीं बिहार में हो या कहीं हैदराबाद में हो, उस एरिया में हम उस उधर नहीं जा रहे। हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि सबसे पहले तो एक ऑल इंडिया प्रिंसली स्टेट्स बनाई पीपल्स कॉन्फ्रेंस, फिर इसके बाद राजस्थान में क्या बनाई, तो राजस्थान में बनाई थी राजपूताना, ये राजपूताना वाली देशी राज्य लोक परिषद है ना। फिर बाद में एक सेक्रेटरी बनाया गया इसका, भाई राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद जो है उसका कोई ना कोई तो सेक्रेटरी होगा, वो ही सेक्रेटरी बना दिया गया मध्य भारत वाली जो मध्य भारत वाले रीजन के अंदर जो भी प्रिंसली स्टेट्स की आती है ना लोक परिषद, उसका दोनों का सदस्य कॉमन है, उसका नाम है राम नारायण चौधरी। आप पूरा नाम लिखना भाई, मेरे पास में तो जगह नहीं है, बीच में ये लोगो आ गया है ना। ठीक है तो एक लाइन और लिख लो ब्रैकेट के अंदर, सचिव। सचिव के आगे लिखना या फिर ऐसे लिखना राजपूत, आप हिंदी वाले ऐसे लिखना, इंग्लिश वाला तो एज इट इज उतार दो, सेक्रेटरी ऑफ राजपुताना एंड मिडल इंडिया पीपल्स कॉन्फ्रेंस। फिर आगे लिख लो राम नारायण चौधरी। ये राम नारायण चौधरी कहाँ गए, सीकर के हैं क्या, सीकर वाले उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे क्या शेखावाटी आंदोलन के अंदर। चलो छोड़ो, आप भूल जाते हो ना, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ हिंदी वाले लिखना राजपुताना तथा राजपुताना तथा मध्य भारत, राजपुताना तथा मध्य भारत लोक परिषद के सचिव, राजपुताना तथा मध्य भारत लोक परिषद के सचिव बराबर राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी। अब हम बात कर रहे हैं राजपुताना देशी राज्य वाले की है ना, इसकी बात चल रही है। कब स्थापना होती है, 1928 के अंदर स्थापना होती है। अब स्थापना ही करोगे क्या या कोई ऐसे इसके अधिवेशन वगैरह भी बुलाओगे, कहीं ना कहीं मीटिंग करोगे,
आप देखो भाई, अगर आप मीटिंग करोगे कहाँ पे, किसी भी रियासत के अंदर, मेवाड़ के अंदर अगर आप मीटिंग करोगे, आप मीटिंग किस चीज की कर रहे हो एक बार समझाना मुझे जरा सा। हम मीटिंग कर रहे हैं प्रजामंडल, प्रजामंडल जो है वो क्या करेगा, राजस्थान के अंदर जहां भी रियासतें हैं, जो जो राजा है उनके यहाँ पे मंत्रियों को हटा के क्या करा जाएगा, मैं मंत्री बनूंगा, आप मंत्री बनोगे, जन सामान्य मंत्री बनेंगे, है ना, अलग अलग कार्यभार संभालेंगे। अच्छा, तो ये चीज राजाओं के जचेगी क्या? चलो एक बार के लिए राजा के जच भी जाए, है ना, लेकिन क्या ये उन उन मंत्रियों में जचेगी क्या जो राजशाही परिवार से ही बिलोंग करते हैं? नहीं जचेगी। तो क्या इनको शांति से काम करने देंगे? क्या वो नहीं करने देंगे? तो क्या करें, कहाँ पे कॉन्फ्रेंस बुलाएं, कहाँ पे अपने अपनी तशरीफ रखे हुए, है ना, सीधी सी बात है। तो ये इनको तशरीफ रखने के लिए सबसे बेहतरीन जगह मिलती थी हर बार अजमेर। अजमेर जो है वो डायरेक्टली कंट्रोल में था, अभी कुछ नहीं लिखना आपको, डायरेक्ट कंट्रोल में था ब्रिटिशर्स के। अंग्रेजों का यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल था, यहाँ पे प्रॉपर इनका अड्डा है, हमने देखा भी था ना, नसीराबाद छावनी वगैरह भी है, कई सारी चीजें पड़ी थी। तो वहां पे आपको जो मन में आया ना, सरकार के लिए कर लो, भले राजा के लिए कोई भी आंदोलन कर लो, वो क्यों ही मना करेंगे भाई। मेवाड़ के लिए मान लो मैं जाता हूँ भाई, मेवाड़ के लिए मेरे को कोई कॉन्फ्रेंस रखनी है छोटी मोटी, या फिर कोई भी है ना एक एजेंडा बनाना, तो उसके लिए मुझे लोग इकट्ठे करने हैं, अजमेर वालों को क्या दिक्कत है? राजा हटेगा तो राजा हटेगा, एट द एंड कंट्रोल किसका है अभी तक? अंग्रेजों का है। और दूसरी बात, अंग्रेज थोड़े से इस मामले में लिबरल भी हुआ करते थे। अंग्रेजों को जब तक नुकसान नहीं है उनकी, करने दो इनको, जो भी करते हैं करने दो, थोड़ा बहुत इनमें से कोई बढ़िया सीख जाएंगे, उनको हम हमारी साइड में भर्ती कर लेंगे एट द। अजमेर के अंदर क्या क्या होती है, इस राजपुताना प्रिंसली स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस की पहली एक सभा, है ना, तो एक लाइन आप लिखेंगे, द फर्स्ट द फर्स्ट द फर्स्ट सेशन ऑफ Rajputana Princely States, the first session of Rajputana Princely States People Conference, इसको हम शॉर्ट में लिख लो RPSPC, ऐसे करके लिख लो एक बार के लिए, ताकि आपको ध्यान रहे क्या ये RPSPC का मतलब क्या है, जस्ट अभी ऊपर लिखा है वही है। तो द फर्स्ट सेशन ऑफ द दिस थिंग, है ना, वो थिंग लिख लेना, was held in Ajmer was held in Ajmer in 1931, in 1931, which was headed by राम नारायण चौधरी। सीधी सी बात है, वही करेगा, ठीक है भाई। इसका भी हेड कौन है? राम नारायण चौधरी ही है, RNC, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने साथ साथ में मिडिल इंडिया वाला भी ऐड कर दिया ताकि दोनों का ही आपको समझ में आ जाए, सेक्रेटरी या फिर हेड कौन है, राम नारायण चौधरी। समझ में आई बात? ठीक है भाई। अब इसके बाद में इसका आप इंग्लिश में लिख चुके होंगे ना, विच वॉज चेयर्ड बाई या फिर विच वॉज हेडेड बाई राम नारायण चौधरी, हिंदी में लिखना। इसका प्रथम अधिवेशन, किसका प्रथम? राजपुताना देशी राज्य लोक परिषद का। इसका प्रथम अधिवेशन 1931 में अजमेर में हुआ, जिसके अध्यक्ष राम नारायण चौधरी थे, राम नारायण चौधरी थे। अब देखो, हमने क्या बोला था कि प्रजामंडल वाले जो लोग हैं, कॉमन लोग हैं, वो बेचारे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किससे? कांग्रेस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर भी ध्यान दे लो, आप सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों से लड़ाइयाँ करते हो डायरेक्ट, कभी अंग्रेजों भारत छोड़ो, कभी फलाना ढीकना, है ना, सत्याग्रह वगैरह वगैरह, आपको हमसे कोई मतलब ही नहीं है। कभी उन्होंने रियल में कोई मतलब लिया नहीं, लेकिन प्रजामंडल वालों ने फिर क्या कर लिए, अपने अपने ये ऐसे देखो, अखिल भारतीय ये खोल लिया, फलाना ढीका खोल लिया। आगे हम देखेंगे कई सारे जो प्रजामंडल आंदोलन है 1934 में स्टार्ट भी हो जाते हैं, धीरे 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 धीरे। अब एक चीज आपको पता भी है, मैंने पहले बताई है कि कांग्रेस क्या करती थी, हर साल एक अधिवेशन बुलाती थी, अपना स्पेशल सेशन बुलाती थी, उसके अंदर वो पूरे भारत को संबोधित करते थे। कभी वो लाहौर जा रहे हैं, कभी वो अमृतसर जा रहे हैं, कभी वो नागौर जा रहे हैं। हमने देखा था बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर, हम देखा था ना, विजय सिंह पथिक ने 2 बार ट्राई किया था कांग्रेस के उन अधिवेशन के अंदर जा जाके ट्राई करने का कि हमारे बिजोलिया किसान आंदोलन को भी समर्थन दिया जाए। गांधी जी मना कर देते हैं। गांधी जी का पूरा फोकस अंग्रेजों के ऊपर ही है कि अंग्रेजों को कैसे ना कैसे करके यहाँ से भगाया जाए। तो अब जब ये कांग्रेस प्रजामंडल की तरफ नहीं देख रही थी, उन लोगों की तरफ नहीं देख रही थी, उनकी गुहारों की तरफ नहीं देख रही थी, तो इन प्रजामंडल वाले लोगों ने क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया, प्रजामंडल मूवमेंट स्टार्ट हो गए।
अब फिर बाद में अपने स्तर पे अपन लगे पड़े हैं, हम कांग्रेस को बिल्कुल ही नहीं पूछ रहे हैं। अब कांग्रेस बार बार अलग अलग जगह पे अधिवेशन तो करेगी, जैसा राजस्थान है वैसे ही राजस्थान के पास वाली रियासतें हैं, ईडर नीमच वगैरह ये सारे, है ना। नीमच तो उधर पड़ जाता है, इसमें यूपी के अंदर पड़ जाता है। लेकिन ये आपका, मैं क्या बता रहा था, हाँ, गुजरात के अंदर ये जो भी विजयनगर है, ईडर है, यहाँ पे भी तो रियासतें हैं। वैसे ही करके एक जगह है गुजरात के अंदर, हरिपुरा। और ये बात है 1938 की। 1938 के अंदर कांग्रेस का एक नया लीडर आता है, पहली बार बने हैं कांग्रेस के लीडर, सुभाष चंद्र बोस। नाम सुना है क्या आपने कभी? यही बोलते हैं कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, या कोई और बोलता है? खैर छोड़ो, मुझे भी नहीं आता। तो गुजरात का हरिपुरा सेशन हो रहा है, किसका हो रहा है? कांग्रेस का हो रहा है 1938 में। सुभाष चंद्र बोस जी जैसे ही स्टेज पे चढ़े और बोले कि भाई मेरे प्यारे देशवासियों, तो उसमें जब नजर दौड़ाते हैं खाली कुर्सियों पे, तो उनका दिमाग खराब होता है कि यार प्यारे देशवासी तो आए नहीं, या फिर बहुत कम संख्या के अंदर आए हैं। तो उन्होंने पूछा भाई मैनेजमेंट वालों से, क्या हुआ, लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है क्या अंग्रेजों से पीछा छुड़वाने में? तो वो बोले कि भाई नहीं है लोगों का, क्यों नहीं है, इंटरेस्ट तो है ही। तो बोले लोग आते क्यों नहीं आजकल, पहले तो भर भर के आते थे, भाई मैं अब लीडर बना हूँ तो मेरे टाइम पे लोगों के नखरे हैं क्या? तो बोले नहीं साहब, नखरे आपके तो नहीं है, आपकी गलती भी नहीं है, लेकिन जब ये जन सामान्य लोग, ये प्रिंसली स्टेट्स वाले या रियासतों वाले लोग हमारे पास में जब आए थे ना, तब हमने उन लोगों को बोला था कि हमें आपसे कोई मतलब नहीं है, अंग्रेजों पे एक बार हमारा फुल फोकस है, अगर आप पे ध्यान देंगे तो इससे क्या होगा, हमारी शक्ति डिवाइड हो जाएगी। यही बात है, गांधी जी ने यही सिखाया था। गांधी जी भी ऐसे थोड़ा सा इधर साइड में मुंह फेर लेते हैं कि बात तो सही कह रहा है। तो फिर बाद में सुभाष चंद्र बोस को एक अहम मास्टर स्ट्रोक खेलना पड़ा, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं उनको वाप, ये देखो ये राजनीति के अंदर ये चीजें होती है ना, कौन किसका सगा है कितना है वो कभी पता भी नहीं चल पाता है, कौन अपने हित के लिए कर रहा है कौन दूसरे के हित के लिए कर रहा है, उसका कभी भी आइडिया लग नहीं पाता है। तो सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं कि भाई ये जो प्रिंसली स्टेट्स के अंदर, बात सुनना, ये जो प्रिंसली स्टेट्स के अंदर जितने भी प्रजामंडल आंदोलन चल रहे हैं, मैं उनको समर्थन देता हूँ। यदि कांग्रेस उनके साथ में है, वो भी अपने उस चीज पे आए। कहने का मतलब ये है, एग्जाम का एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आरएसएस एग्जाम के अंदर तो बहुत बार पूछा जा चुका है कि नेता सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी कांग्रेस के कौन से सेशन के अंदर ये कहा था कि भाई प्रजामंडल को समर्थन दिया जाएगा, एक तरीके से ऐसे क्वेश्चन, है ना, एमसीक्यू की फॉर्म में भी आया हुआ है और एक बार के लिए मेंस के अंदर भी आया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, गुजरात की जगह है जिसका नाम है हरिपुरा, और ये अधिवेशन कौन सा है? 1938 में। और ज्यादातर वैसे कांग्रेस दिसंबर में करती थी ये सेशंस, तो उनका फेमस था भाई दिसंबर के अंदर। तो लिखना एक लाइन, इन हरिपुरा सेशन ऑफ 1938, इन हरिपुरा सेशन ऑफ 1938। हरिपुरा के ब्रैकेट में आप चाहे तो गुजरात लिख सकते हैं, ताकि आपके वो क्या बोलते हैं उसको, क्लियर रहे कि भाई क्या चल रहा है, कहानी क्या चल रही है। इन हरिपुरा सेशन ऑफ 1938 कांग्रेस सपोर्टेड प्रजामंडल मूवमेंट, कांग्रेस सपोर्टेड प्रजामंडल मूवमेंट। दिस टाइम Subhash Chandra Bose was the leader of Congress. This time, Subhash Chandra Bose was the leader of Congress. ठीक है, हिंदी वाले लिखना भाई। 1938 के 1938 के, या फिर कांग्रेस के, ऐसे लिखना, कांग्रेस के 1938 के हरिपुरा सेशन में, कांग्रेस के 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में या सेशन में, अधिवेशन में कांग्रेस ने प्रजामंडल आंदोलनों को समर्थन दिया, प्रजामंडल आंदोलनों को समर्थन दिया। और इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। अब हम आ चुके हैं प्योरली राजस्थान के ऊपर। हमने देखा कैसे ऑल इंडिया प्रिंसली स्टेट्स बनती है, फिर बाद में राजपूताना के अंदर बन जाती है ना, फिर रामनारायण चौधरी को कैसे इंपॉर्टेंस दी जाती है, और कैसे अजमेर के अंदर 1931 के अंदर इसका प्रथम अधिवेशन बुलाया जाता है। इस अधिवेशन में क्या डिस्कस होता है भाई? सब भाई देखो, राजस्थान के जितने भी प्रजामंडल बनने हैं उनके लगभग मोटे मोटे सारे लोग आए हुए हैं, सारे नेता आए हुए हैं, और वो मिलके क्या कहते हैं कि भाई हम क्या करेंगे, प्रजामंडल खोलेंगे।
आप जयपुर वाले अपनी जगह पे खोल लो, उदयपुर वाले अपनी जगह पे खोल लो, उनका नाम अलग रहेगा ना। मेवाड़ हो गया, शाहपुरा हो गया, है ना, जहां जहाँ पे, झालावाड़ हो गया, किशनगढ़ हो गया, जहां जहां खुलेगा वहां वहां मैं आपको बता दूंगा। तो ऐसे जा जाके ना अपने घर पे खोल जाओ, तो सारे लोग जैसे जैसे स्कूल की छुट्टी होती है ना, सब अपने घर की तरफ भागते हैं, है ना। तो वैसे ही सारे लोग अपने अपने एरिया के अंदर भागे, रियासती एरिया के अंदर। अब एक बात बताऊं आपको, भागे किस लिए, ताकि प्रजामंडल खोल सके। ये जितने भी लोग हैं, क्या इनका राजा से कोई दोस्ती है क्या? ना ना ना, ये राजा के लोग है भी नहीं, ये जन सामान्य के नेता है। ये नेता क्या चाहते हैं कि हम राजाओं को, राजाओं की जो मंत्रिमंडल है उसके अंदर शामिल है ना। तो ऐसे कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई कोई राजा से इनकी कोई दोस्ती थी, या फिर राजा के साथ में इनके कैसे रिलेशन थे। तो राजाओं के साथ में इनके ऐसे रिलेशन थे कि ये राजा से चाहते थे कि हमें भी आपके मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। बात समझ नहीं है आपको? तो कहाँ कहाँ पे क्या क्या आपका वो खुलता है, अ, प्रजामंडल खुलते हैं, कौन से ईयर में खुलते हैं, ये एग्जाम के अंदर बहुत पूछा जाता है। तो मैं अभी कुछ एक नाम लिखूंगा, आप भी वैसे के वैसे उतारेंगे, फिर हम धीरे धीरे उनको याद भी कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले 1931 में ही जिस दिन ये अधिवेशन होता है, उसके थोड़े ही टाइम बाद में घर पे भागते हैं। तो घर में भागने के लिए सबसे फास्ट लोग हैं कुछ एक रियासतें, मैं लिखूंगा जैसे जैसे आप भी लिखना। 1931 में दो रियासतें भाई, एक रियासत उसका नाम है जयपुर, उन्होंने बोला हम खोलेंगे सबसे पहले प्रजामंडल। और दूसरी रियासत उसका नाम है बूंदी, इन्होंने बोला हम भी खोलेंगे। तो भाई दो ऐसी रियासतें जिन्होंने 1931 में प्रजामंडल स्थापित कर लिए थे, और प्रजामंडलों ने अपने आंदोलन शुरू कर दिए थे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ध्यान नहीं दे रही है। 1938 में देखी नहीं अपना नैतिक समर्थन। तो 1934 के अंदर भी कुछ एक होते हैं, 32-33 में कुछ नहीं है, मारवाड़ रियासत करती है, और दूसरी रियासत उसका नाम है हाड़ौती। आपको फिलहाल लिखना है, याद कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है। मैं ये नहीं कह रहा अभी याद करा दूंगा, जब मैं बोलता हूँ तो मैं याद भी करवाता हूँ भैया ना, लेकिन अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ। 1935 में कुछ नहीं है, 36 में बीकानेर रियासत जगती है, वो बनाती, और साथ साथ में धौलपुर जगता है, वो भी बना लेता है, फिर हम भी बनाएंगे, ठीक है। फिर 1937 में कुछ नहीं, 1938 आएगा, ठीक है भाई। 1937 नहीं है, 38 है। 38 के अंदर थोड़ा सा बड़ा है, एक तो मेवाड़ बनाती, एक बनाता है शाहपुरा, एक बनाता है अलवर, सॉरी, एक बनाता है भरतपुर, एक बनाएगा करौली। आपको एक बार नाम लिखने हैं, ज्यादा दिमाग बिल्कुल ही नहीं लगाना है। फिर 1939 में कोटा, 1939 में ही एक और है किशनगढ़, और 1939 में ही एक और है सिरोही। फिर 1942 में, अभी 3 साल कुछ नहीं होता है ना, सॉरी 2 साल कुछ नहीं होता है, 1940 और 41 में कुछ नहीं होगा। 42 में फिर से कुशलगढ़। ये कुशलगढ़ कोई भी रियासत नहीं है, ये एक ठिकाना था भाई, बांसवाड़ा के पास में एक ठिकाना है, कुशलगढ़ पड़ता है ना। तो कुशलगढ़ ठिकाने वाले भी प्रजामंडल बना रहे हैं। तो देखो कितनी जो डेप्थ लेवल के अंदर गया है प्रजामंडल का एक कुमार जो है, कुमार वर्ड बोला मैंने ना, कुमार नहीं बोला। तो ये कुमार कुशलगढ़ वालों की हुआ, तो कुशलगढ़ वालों को देख के बांसवाड़ा वालों के भी ऐसे हो गया यार, आप बना रहे हो हम नहीं बनाए, ऐसा थोड़ी होता है। अगले साल बांसवाड़ा में भी बन गया, लेकिन ऐसे याद रखने के लिए, ऐसे याद ध्यान में रख लेंगे कि कुशलगढ़ वाले ज्यादा कुशल थे, इसलिए उन्होंने बांसवाड़ा से भी पहले बना दिया, ठीक है। 1939 के बाद में 1944, 44 के अंदर ये खुलता है डूंगरपुर के अंदर ही। ये कोई स्कूल नहीं है, एक ही इंसान नहीं चला रहा है, इसके अलग अलग लीडर है, अलग अलग संस्थापक है, और अलग अलग एरियाज। 1944 के बाद में आता है 1945, लगातार ही भाई। 45 के अंदर एक तो खोलता है जैसलमेर वाले, और एक खोलते हैं हमारे पास में प्रतापगढ़ वाले, प्रतापगढ़, ठीक है। अब 1946 के अंदर एक लास्ट रियासत है जो प्रजामंडल बनाती है, उसका नाम है झालावाड़, ठीक है। ये मैं एक बार भी हट जाता हूँ, आप परेशान ना हो बिल्कुल भी।
ये सारे नाम मैंने जो भी लिखे हैं वो सीक्वेंस वाइज है भाई। 1931 में जयपुर बूंदी, फिर 34 के अंदर मारवाड़ हाड़ौती, हाड़ौती कोटा वाला ही है लेकिन ये बाद में बंद हो गया था हाड़ौती वाला। फिर 1936 के अंदर बीकानेर और धौलपुर, 1938 के अंदर मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर, करौली, सबसे ज्यादा देखो इसी के अंदर है ना। तो फिर 39 के अंदर कोटा फिर से आ गया, हाड़ौती नाम से था पहले 1934 में तो, लेकिन अभी किस नाम से, कोटा नाम से, कोटा प्रजामंडल। फिर किशनगढ़ हो गया, सिरोही हो गया। फिर 1942 के अंदर क्या आ गया आपके पास में, कुशलगढ़, एक ठिकाना है जो कुशल है काफी ज्यादा, किससे, अपनी रियासत से। इसकी रियासत कौन सी है, बांसवाड़ा। 1943 में बांसवाड़ा आ गया, 44 में डूंगरपुर आ गया, 45 में जैसलमेर और प्रतापगढ़, और 46 के अंदर हमारे पास में आ जाते हैं झालावाड़। तो इन सब लोगों को डिटेल के अंदर पढ़ा जाता है, जितनी जितनी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से, और इन पे क्वेश्चन भी बनते हैं। अब आपको एग्जाम के अंदर अब एक बार के लिए आप वीडियो पॉज करेंगे और ये सारा उतार लो, और मैं मानता हूँ कि अब आप उतार चुके हैं, ठीक है। तो अब एक चीज सुनना मेरी बात, एग्जाम के अंदर क्या देगा, आपको 4 ऑप्शंस देगा, जैसलमेर नाम दे दिया, झालावाड़ दे दिया, सिरोही दे दिया, कोटा दे दिया। ये नाम देने के बाद में आपको कुछ एक ईयर्स देगा, 1934 37 के हिसाब से, है ना। आपसे मैच करवा सकता है, आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि कोटा रियासत जो है उसका प्रजामंडल कब बना, सही है, या फिर हाड़ौती प्रजामंडल कब बना। तो हो सकता है किसी को तो 1934 वाली एक डिटेल याद हो, किसी को 1939 वाली याद हो, है ना। तो वो चीज भी हो सकती है। आपसे एग्जाम के अंदर इन सीक्वेंस के बारे में भी पूछा जाता है, और साथ साथ में कौन सी जगह पे प्रजामंडल आंदोलन नहीं हुए थे। जैसे मान लेते हैं टोंक में नहीं हुआ, तो टोंक कहीं भी नाम आ रहा है क्या, 3 तो ऐसे दे देंगे जैसे जयपुर, बूंदी, मारवाड़, चौथा रहेगा ऑप्शन टोंक। आपको टोंक टिक करना है ना, फिर समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे आपके पास में, तो आप इसको उतार चुके हैं, अब याद कैसे करेंगे, सबसे बड़ी बला तो यही है ना सर। तो बला आपकी दूर कर देते हैं। आप जब मेरे से पढ़ोगे तो मैं कोशिश करूंगा इनको सीक्वेंस में ही पढ़ाऊँ। जयपुर, जयपुर के बाद में बूंदी, तो आपको वैसे भी याद जाएगा, बूंदी के बाद में मारवाड़, मारवाड़ के बाद में हाड़ौती, इस हिसाब से पढ़ने की ट्राई करेंगे हम। लेकिन आपको क्या करना है, डेली के सिर्फ और सिर्फ 2 याद करो, या फिर एक एक ईयर याद कर लो। 1931 के अंदर क्या हुआ था, जयपुर और बूंदी में हुआ था। ठीक है भाई, मैंने याद कर लिया, मैं याद कर लूंगी या कर लूंगा जो भी है। फिर जब आप नेक्स्ट डे इन्हीं पन्नों को खंगालो तो क्या करोगे, मारवाड़ और हाड़ौती के रट्टे लगाओगे पहले तो, मतलब नॉर्मली समझो कि हाँ 1934 में इफेक्टिव रट्टा मैंने आपको बताया था ना, कि भाई कैसे कॉन्शियस रह के हम चीजों को जल्दी याद करा सकते हैं, वो ब्रिज बना सकते हैं, ध्यान है क्या आपको। तो 1934 में मारवाड़ और हाड़ौती के अंदर हुआ। फिर आप क्या करेंगे, उसी दिन सेम डे दोनों को याद करेंगे। 1931 के अंदर जयपुर बूंदी, 1934 के अंदर मारवाड़ हाड़ौती, चलो ठीक है, 2 चीजें आ गई। फिर थर्ड डे आप जब जाओगे, तो थर्ड डे जब आप इन नोट्सों के थ्रू जा रहे हो तो 1936 से याद करो। 36 के अंदर क्या है, बीकानेर और धौलपुर, तो मुझे याद आएगा कि हाँ बीकानेर और धौलपुर तो 36 में। फिर मैं सोचूंगा कि 1931 में क्या था, तो मैं बोलूंगा जयपुर बूंदी। 1934 के अंदर क्या था, मारवाड़ हाड़ौती। 1936 के अंदर क्या था, बीकानेर था और एक धौलपुर था, ऐसे करके याद करूंगा। तो मुझे 3 याद हो गए, मुझे ना तो बर्डन लेनी पड़ी, 3 दिन के अंदर याद हो गए, क्या फर्क पड़ता है ना। ऐसे टोटल कितने हैं गिन के देखो एक बार, है ना। 3 तो ये हो गए, 3 3 6, 3 9 और 1 10, टोटल 10 दिन लग जाएंगे आपको। क्या फर्क पड़ जाएगा अगर आप 10 दिन दे दोगे तो इस चीज को। लेकिन आपको 1% भी तो जोर नहीं आया, और आपको सारे के सारे सीक्वेंस में याद भी हो गए, ईयर वाइज याद हो गए, है ना। फिर बाद में धीरे धीरे ऐसे भी ध्यान में लगाना कि 1931 तो है, फिर उसके बाद 32 और 35 नहीं है, 34 तो है लेकिन 35 नहीं है, 36 है। 36 के बाद में 37 तो नहीं है, 38 है। 38 के बाद में 39 है, लेकिन 40 और 41 नहीं है। फिर सारे लगातार है, 42 43 44 45 46। बात समझ में आ रही क्या, आपको याद करना ही पड़ेगा, क्या मतलब क्या कर सकते हैं, है ना। कहीं ऐसे यूट्यूब के ऊपर आपको अजीब गरीब ट्रिक्स भी मिलेगी, अगर आप उनका चक्कर पकड़ना चाहते हो तो मैं मना तो नहीं करूंगा। लेकिन मेरा यही कहना है कि अपने दिमाग को थोड़ा सा, इसकी फिजियोलॉजी को समझो, इसके वर्क फंक्शंस को समझो, ये कैसे चीजें याद करता है। इसको जरूरी नहीं है ना सारी डिटेल्स एक साथ ही घुसाओ, या सारों की ट्रिक्स बनाते बैठो, फिर कितने की ट्रिक्स बनाते बैठो, ठीक है। तो जयपुर बूंदी याद हो जाए, फिर बीकानेर हाड़ौती याद हो जाएगा, मतलब ये सॉरी मारवाड़ हाड़ौती याद हो जाएगा, फिर उसके बाद में बीकानेर और धौलपुर, फिर उसके बाद में आगे बढ़ना है ना, मेवाड़ वगैरह, शाहपुरा, ये सब। ये चीजें मैंने जो आपको बताई है वो सारे प्रजामंडलों के नाम है, अलग अलग रियासतों में जो प्रजामंडल खुले हैं उनके नाम है। हम धीरे धीरे करके एक एक पढ़ेंगे। तो आप सबसे पहले प्रजामंडल लिखेंगे जयपुर प्रजामंडल, आपका नेक्स्ट पन्ना रहेगा जयपुर प्रजामंडल को डेडिकेटेड।
मतलब मेरा तो भाई नेक्स्ट सुनना है, आप भी कोशिश यही करना, गोच पोच ना करें। प्रजामंडल, अब इसकी स्थापना कब होती है? 1931 में। तो चलो एक बार फिर से, एक बार रट्टा लग गया या याद हो गया। रट्टा लगाना कोई गलत चीज है क्या? एक बार ये समझाना मुझे, ये रट्टा लगाना किसको कहते हैं? कि बार बार किसी चीज को पढ़ना, दोहराना, है ना। दोहराने को एक आड़ू लैंग्वेज के अंदर हम कह रहे हैं रट्टा, मतलब मवाली लैंग्वेज हो गई एक प्रकार की। बार बार दोहरान ही कर रहे हो, रिविजन ही कर रहे हो। लेकिन एक्टिवली रिवाइज करोगे ना तो आपको चीजें बहुत जल्दी याद होगी, मान के चलना। एनर्जी तो लगेगी लेकिन टाइम भी कम लगेगा। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, जयपुर प्रजामंडल है, उसकी स्थापना 1931 में होती है। कर्ता कौन है भाई? संस्थापक है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है उन संस्थापक के नाम क्या है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे संस्थापक, फाउंडर। फाउंडर का नाम है कर्पूर चंद पाटनी, कर्पूर चंद पाटनी। राजपूताना मध्य भारत सभा जो है उसका वो लीडर कौन है? रामनारायण चौधरी। तो रामनारायण चौधरी को सबसे पहले बोलने वाला आदमी यही है कि भाई साहब मैं जाके ना जयपुर के अंदर खोल दूंगा, आज के आज ही खोल दूंगा मैं। पहला एक सेशन है आपके इसका, है ना, राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद का। मैं आपको आज ही शपथ दिलाता हूँ कि मैं ना बस जाते ही बस सबसे पहले यही काम करूँ, कपड़े भी चेंज नहीं करूंगा। तो कर्पूर चंद पाटनी ने 1931 के अंदर ही क्या खोल दिया? जयपुर प्रजामंडल खोल दिया। अब कर तो क्या रहा है, जयपुर प्रजामंडल खोल के बैठ गया, लेकिन बिल्कुल भी इतना ज्यादा बोलते ना कि कई कई बार हम जोश के अंदर चीजें ले आते हैं। कई कई लोग क्या जिम के अंदर जाते हैं और 3 महीने की फीस एक साथ पकड़ा के आ जाते हैं ना। मैं कभी नहीं गया हूँ, मेरे तरफ मत देखना। और कई लोग ऐसा करें कि भाई अब मैं बढ़िया एक्सरसाइज करूंगा या फिर बढ़िया डाइट वाइट स्टार्ट करूंगा, तो वो बढ़िया से ना क्या लेके आ जाते हैं वो हेल्दी फूड, है ना, वो जो भी उनके घर पे ऑयली चीजें रहती है उनको रिप्लेस करना है ना। आपसे मैं कसम खाता हूँ कि मैं समोसे नहीं खाऊंगा, कचौरियाँ नहीं खाऊंगा, पानी पूरी नहीं खाऊंगा, वगैरह वगैरह। लेकिन फिर बाद में जब जब हमारे ऊपर हमारा मतलब बोलते हैं ना एक आलसी बना या फिर एक निकृष्ट जो हमारी जो ह्यूमन साइकोलॉजी की एक होती है ना कि भाई आलसपना, वो जब जागृत होती है ना तब वो ओवर शेडो कर देती है हमारे मोटिवेशन को। और जब हमारा मोटिवेशन ओवर शेडो हो जाता है तो हम अक्सर वो काम नहीं कर पाते हैं जिसके लिए हम खुद से प्रॉमिस करते हैं, दूसरों को प्रॉमिस करते हैं। और कर्पूर चंद पाटनी जी ने तो प्रॉमिस कर दिया था किसको? राम नारायण चौधरी को। ठीक है, इस चीज से दिक्कत किसको होगी? राम नारायण चौधरी को दिक्कत होगी क्या? ना। जमुनालाल बजाज जी है, वो आए हुए थे भाई जयपुर के अंदर। तो राजस्थान के ही है भी हमारे। तो जमुनालाल बजाज ने इनसे पूछा कि भाई क्या हालचाल, है ना, क्या मंडली, बोलते हैं ना ऐसे महाराष्ट्र की साइड में, और भाई मंडली क्या हालचाल। तो कर्पूर चंद पाटनी जी को बोला कि भाई क्या चल रहा है, क्या सीन है कि भाई प्रजामंडल का। तो बोलते हैं भाई डेली सेशन लगते हैं एकदम धड़ाई धड़ाई, एकदम खतरनाक बढ़िया तरीके से। और एकदम प्रजा भी हमारे साथ में है, वो सारी बातें मान रही है। लेकिन बात कुछ और ही है। तो भाई जमनालाल बजाज जी ने बोला कि भाई चलो मैं आया हूँ तो आपकी साइड में, आज मैं भी ना क्या करूँगा, एक छोटा मोटा भाषण दे देता हूँ आज आप वाले सेशन के अंदर, तो सेशन बुला लो। तो बोला नहीं आज तो सेशन पॉसिबल नहीं, कर्पूर चंद पाटनी जी बोले ऐसे। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्यों, क्या दिक्कत है? तो बोला दिक्कत कुछ नहीं है, बस आज का डे ऑफ है, हमने डे ऑफ। तो बोला डे ऑफ कुछ नहीं होता यार, मैं आया हूँ, मेरे को बार बार थोड़ी आता हूँ, मेरे को गांधी जी के भी काम रहते हैं कई सारे, ये गांधी जी के 5-6 पुत्र तो है। तो बोले मैं ऐसे तो करवाओ करवाओ अरेंज करवाओ। तो और कर्पूर चंद पाटनी है अरेंज, तो क्या फिर करवाए भाई। फिर जमनालाल बजाज को जैसे ही पता चला लोगों से कि भाई ये सेशंस बुलाते ही नहीं, है ना, कोई ज़्यादा इतना एक्टिव है नहीं जयपुर प्रजामंडल, तो फिर इनको बुरा लगता है थोड़ा सा तो। लेकिन जब बुरा लगता है तो आदमी दो एक्शंस लेता है, एक तो पहले वाले को तो हटाता है और फिर अपने जान में ट्राई करता है कि भाई मैं इस तरीके की इस चीज़ की बागडोर संभालूं। तो जमनालाल बजाज जो होते हैं 1936 के अंदर वापस से क्या करते हैं, इस प्रजामंडल को रीऑर्गेनाइज, रीऑर्गेनाइज करते हैं और बाद में अध्यक्ष बना के जाते हैं कि संस्थापक जी आप हटिए, नए अध्यक्ष बनेगा चिरंजी लाल मिश्र। ये बैठेंगे आपकी जगह पे अब, और मंत्री बनेंगे हीरालाल जी शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। ठीक है, बात समझ में आई क्या आपको? तो एक बार के लिए आप ये चीज लिखेंगे और मैं 1 सेकंड का पॉज लेता हूँ। अच्छा आप लिख मत लेना, जैसे मैं लिखवाऊंगा वैसे लिखेंगे। चलो पहले लिखवा देता हूँ आपको एक बार।
संस्थापक लिख लिया हो कर्पूर चंद पाटिल। फिर लिखना 1936 में इस प्रजामंडल को 1936 में इस प्रजामंडल को जमनालाल बजाज पुनर्गठित करते हैं इन 1936। जमनालाल बजाज रीऑर्गेनाइज्ड दिस प्रजामंडल। जमनालाल बजाज रीऑर्गेनाइज्ड दिस प्रजामंडल and made Chiranji Lal Mishra as the head of the Prajamandal, and he made Hiralal Shastri as the minister of the Prajamandal। 1936 में जमनालाल बजाज इस प्रजामंडल को पुनर्गठित करते हैं तथा इसके अध्यक्ष चिरंजी लाल मिश्र तथा मंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाते हैं। अब आप एक सेकंड मिल सकते हैं। चलो भाई, अभी प्रजामंडल जो है ढंग से चलेगा, ऐसी हम आशा करते हैं, और चलेगा भी। हमने देखा था कि शेखावाटी किसान आंदोलन को एक प्रजामंडल जो है वो सहयोग देता है। नाम ध्यान है क्या? जयपुर प्रजामंडल आपके सामने भी है। हमने जब किसान आंदोलन पढ़े थे तब शेखावाटी किसान आंदोलन नहीं देखा था क्या? 1935 में यह प्रजामंडल किसको सपोर्ट करता है? शेखावाटी किसान आंदोलन को। लिखना इन 1935 जयपुर प्रजामंडल सपोर्टेड शेखावाटी पीजेंट मूवमेंट। 1935 में जयपुर प्रजामंडल शेखावाटी किसान आंदोलन का समर्थन करता है। बात सही है ना? आपने देखा था ना। फिर बाद में 1936 आ गया। 36 के अंदर जमनालाल बजाज जी ने रीऑर्गेनाइज किया कमीशन को, इसको प्रजामंडल को, और उसके अध्यक्ष है चिरंजी लाल मिश्र, और हीरालाल शास्त्री क्या है? इसके मंत्री है, एक तरीके से मिनिस्टर। अब 1938 के अंदर फिर वो बोलते हैं ना, हरिपुरा वाला सेशन होता है, सुभाष चंद्र बोस होते हैं, सारे ही प्रजामंडलों को समर्थन देते हैं, उसके अंदर जयपुर भी इंक्लूडेड है। अब देखो, आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि कांग्रेस जो है अब मानती है कि भाई हाँ, अब ना प्रजामंडलों को भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देनी जरूरी है, क्योंकि ये भी तो आखिरकार रहता है, हम इनका साथ देंगे तभी तो ये हमारा साथ देंगे अंग्रेजों को भगाने के लिए। तो होता क्या है, इस जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन बुलाया जाता है पहली बार। मैं लिखूंगा एक शब्द जयपुर प्रजामंडल, आपको कभी कुछ नहीं लिखना अभी। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन लिखना, फर्स्ट सेशन ऑफ जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब होता है? 8 और 9 मई को, 2 दिन होता है भाई। और कब होता है? 1938 में। 1938 में पहली बार जयपुर प्रजामंडल के ऐसे होता है कि यार एक अधिवेशन तो किया जाए। इस अधिवेशन के अंदर क्या किया जाएगा? जयपुर प्रजामंडल के अंदर आने वाले जितने भी लोग हैं उनको क्या करना है? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने के लिए। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट से मेरा मतलब होता है कि उत्तरदायी सरकार। उत्तरदायी से क्या मतलब है कि भाई जो भी सरकार बनेगी वो अपनी प्रजा के लिए उत्तरदायी है। उत्तरदायी का मतलब क्या है वो तो बताओ। उत्तरदायी से मेरा मतलब ये है कि सरकार ने अगर कोई वादा किया है तो वो पूरा करे, अगर नहीं करेगी तो उसको उत्तर देना किसको पड़ेगा? प्रजा को। तो एक प्रकार से एक प्रेशर वाली सरकार हो जाती है। वो सरकार जो होती है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है अपनी, ऐसे समझो आप। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए, ऐसी ऐसी कई सारी बातें होती है इस सेशंस के अंदर। हमें सेशंस की बातें नहीं देखनी कि चाय बनी थी, नाश्ते में क्या दिया था ना, चमचम दी थी या गुलाब जामुन दिए थे, वो चीजें नहीं है। सेशन कब होता है, अधिवेशन कब होता है? 8 मई को, 9 मई को। और ये ईयर कौन सा है? सेम 1938, क्योंकि फर्स्ट सेशन एक साल के अंदर ही होना पड़ेगा, है ना। स्थान क्या है, वो सारी चीजें की बातें करेंगे। तो एक बार के लिए आप लिखना, जयपुर प्रजामंडल प्रथम अधिवेशन 8 मई 9 मई 1938 में, है ना। 2 दिन चला एक तरीके से कह सकते हैं। इसका स्थान क्या है? प्रथम सेशन का स्थान है इसका नचमल का कटला मार्केट्स होते हैं ना, जैसे मतलब भाई कटला एक प्रकार से किस चीज को बोलते हैं भाई, कोई एक ऐसे
एक ऐसा एरिया, ऐसा रीजन जो मतलब थोड़ा सा ना ऐसे मतलब अ, कह सकते हैं कि लंबा तो खूब होता है लेकिन हाइट उसकी कम होती है ना, इस प्रकार से कुछ एरियाज वगैरह होते हैं। कटले नहीं होते क्या मार्केट वगैरह, तो इस प्रकार से नाम का एक नथवन का कटला है जो जयपुर के अंदर था। वहां पे जयपुर प्रजामंडल वालों ने क्या करा, अपना पहला अधिवेशन बुलाया। इस अधिवेशन के अंदर अध्यक्ष कौन था? जमुना लाल बजाज। ऐसे बजाज जी भी सीकर के हैं क्या आपने? जमुना लाल बजाज है, रामनारायण चौधरी भी सीकर के ही हैं, और ये भी। तो अध्यक्ष ये हो गए इसके, ठीक है। ये फर्स्ट सेशन होता है। अब जमनालाल बजाज है गांधी जी के पांचवें बेटे, गांधी जी को बोलते हैं कि भाई गांधी जी आप भी तो आओ ना, आप अभी सुभाष चंद्र बोस जो थे उस दिन बोल रहे थे कि हम तो समर्थन देते हैं, तो आप समर्थन दो इन चीज को। तो गांधी जी बोलते हैं कि देखो समर्थन तो दे दूंगा लेकिन मेरे को यहाँ जाना है, फलाने जगह जाना है, वहां जाना है। तो उन्होंने बोले भी नहीं ऐसे नहीं चलेगा। तो गांधी जी बोले तेरी मम्मी को ले जाओ। तो जमनालाल बजाज जी क्या करते हैं, अपनी माता, क्योंकि जमनालाल बजाज क्या है गांधी जी के पांचवें बेटे, तो इनकी माता क्या लग जाएंगी फिर, कस्तूरबा गांधी। तो 10 मई को एक स्पेशल सेशन बुलाया जाता है विमेन्स का, मतलब विमेन है ना, प्लूरल वर्ड विमेन होता है। उन विमेन का एक सेशन बुलाया जाता है जिसके अंदर मुख्य रूप से कौन आती है, कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी भी गांधी जी की ही तरह काफी एक्टिव थी भाई पॉलिटिक्स के अंदर। इनका भी काफी बड़ा रोल रहता है अलग अलग जगहों पे गांधी जी को सपोर्ट करने का, या फिर अपने स्तर पे महिलाओं को सपोर्ट करने का। तो कस्तूरबा गांधी ऐसे ही प्रजामंडल के, जयपुर प्रजामंडल की महिलाओं को संबोधित करने के लिए 10 मई को आती है, इसी नथमल के कटले वाले सेशन के अंदर। तो ये एक ही सेशन है, 8 तारीख को भी चला, 9 तारीख को भी चला, फिर 10 तारीख को सिर्फ और सिर्फ महिलाएं है ना। 8 और 9 को तो सारे लोग हैं, तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि सेशन तो हुआ 2 ही दिन। आप कोई नहीं पूछेगा 2 दिन हुआ 3 दिन हुआ, बस आपको ध्यान रखना है कि महिलाओं का अधिवेशन बुलाया गया था 10 मई को अलग से। कस्तूरबा गांधी आई थी उसके अंदर संबोधन करने के लिए। तो एक लाइन लिखना, on 10th May कस्तूरबा गांधी एड्रेस्ड द, कस्तूरबा गांधी एड्रेस्ड द women of the assembly, addressed addressed the women of the जयपुर प्रजामंडल। 10 मई को, 10 मई 1938 है ना, 10 मई 1938 को कस्तूरबा गांधी भी, या फिर कस्तूरबा गांधी महिलाओं की एक सभा को इस अधिवेशन में संबोधित करती है। कौन सा अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन है ना, समझ में बात। अब क्या है, ये चीज पता चल गई किसको, जयपुर रियासत को, कि भाई सेशन हो रहे हैं। जयपुर रियासत में कौन बैठा है, राजा बैठा है, सीधी सी बात है। राजा के और जो आपके गांधी जी है उनके कनेक्शंस कैसे थे, बता सकते हैं? मैं बताता हूँ। राजा जो है वो राजतंत्र चाहता है, उसको अपनी रियासत से मतलब, जयपुर के लिए, जयपुर एक देश है, उसको कोई मतलब नहीं है इंडिया और इंडिया उन चीजों से इतना। गांधी जी क्या चाहते हैं, पूरा इंडिया है ना, अखंड भारत जो भी है वो, है ना। तो गांधी जी का ये भी कहना है कि भाई आप जन सामान्य को, अब जैसे ये भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं प्रजामंडलों को, तो प्रजामंडल भी पसंद नहीं है राजाओं को, और ना ही गांधी जी की इतनी ज्यादा नीतियां जो है वो इतने पसंद है राजाओं को। और राजाओं के साथ में कौन खड़ा है, अंग्रेज खड़े हैं। तो भी एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि राजा जो है वो थोड़ा थोड़ा परेशान रहता था गांधी जी से भी, और थोड़ा थोड़ा परेशान रहता था प्रजामंडल, या मैं कहूँ प्रजामंडल से तो बहुत ज्यादा परेशान रहता था। तो जैसे ही यहाँ के राजा को, यहाँ की रियासत को पता चलता है, जयपुर रियासत को, कि भाई ये तो प्रजामंडल खेल रहे, प्रजामंडल प्रजामंडल खेल रहे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा कि राजा को हटा के बैठ जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, जयपुर प्रजामंडल को बैन कर दिया। किसने बैन कर दिया, जयपुर रियासत ने। तो एक लाइन लिखना, जयपुर रियासत बैंड द, जयपुर स्टेट बैंड द जयपुर प्रजामंडल। जयपुर रियासत ने जयपुर प्रजामंडल पर रोक लगा दी, पर रोक लगा दी। सो आगे यही कंटिन्यू करना। सो प्रजामंडल स्टार्टेड द सत्याग्रह, समझा रहा हूँ क्या चीज है। प्रजामंडल स्टार्टेड द सत्याग्रह। जयपुर रियासत ने जयपुर प्रजामंडल पर रोक लगा दी, जिसके चलते
जिसके चलते प्रजामंडल ने सत्याग्रह कर दिया था, जिसके चलते प्रजामंडल ने सत्याग्रह कर दिया था। इस नाम को समझेंगे सत्याग्रह क्या है। बहुत ज्यादा डिटेल में हम हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं ना, व्याकरण व्याकरण की शुद्धि बुद्धि ये सब नहीं देख रहे, हम क्या देख रहे हैं, राजस्थान की हिस्ट्री। तो होता क्या है, सत्य के लिए आग्रह करना, इसका संधि विच्छेद ऐसे है, सत्य का आग्रह है ना, सत्याग्रह। गांधी जी का ये मानना था कि आपके साथ में अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके लिए आप उस इंसान के सामने खड़े हो जाओ, लड़ाई नहीं करना है, हिंसा बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको अपनी मांग पे अड़ा रहना है। आप गलत हो या सही हो वो दिख जाएगा जमाने को। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं कि राजस्थान के अंदर या इंडिया के अंदर नमक उत्पादन का एक प्रकार से सारा जिम्मा किसका था, अंग्रेजों ने ले लिया था। सामान्य लोगों को नमक नहीं बनाने देना चाहते थे कि वो नमक बना लेंगे तो पैसा कमा लेंगे, तो पैसा तो हम कमाएंगे। तो गांधी जी ने क्या किया, दांडी मार्च वगैरह ना वो सारी चीजें, तो नमक से रिलेटेड वो एक सत्याग्रह किया जिसको बोलते हैं हम दांडी मार्च। या फिर नील की खेती के लिए अंग्रेजों ने किसानों को क्या कर लिया था, कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस के ऊपर साइन कर लिया था। अब मान लेते हैं आप जैसे मेरे जैसे 10-15 हजार ऐसे किसान हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है कि वो इंडिगो की एग्रीकल्चर करेंगे, इंडिगो की खेती करेंगे, नील की खेती करेंगे। नील क्या होती है, नील एक प्रकार का केमिकल होता है जिससे हम नीले रंग के वस्त्र बना सकते हैं ना, कलर नीला कलर दे सकते हैं बेसिकली। तो उसकी खेती के अंदर होता क्या था, नुकसान बहुत ज्यादा होता था, मेहनत से ज्यादा, मतलब ऐसे होता ना कि भाई बहुत ज्यादा मेहनत में कुछ भी हासिल नहीं होता, इससे अच्छा तो मैं गेहूं उगा लूँ, है ना, इससे अच्छा तो मैं खरपतवार उगा लूँ, वो वाली चीज है। उस नुकसान की वजह से आम जनता परेशान थी। तो गांधी जी ने बोला कि भाई आपकी मांग सही है, आपकी जो जो प्रॉब्लम है ना वो जेन्युइन है, तो आप तो सत्य का आग्रह करो कि भाई मैं इस फालतू से कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त किया जाए, हम इंडिगो की खेती नहीं करेंगे। अंग्रेज अपने दमनकारी नीति अपनाते थे, इन लोगों को जेल में डाल देते थे, गांधी जी वगैरह बहुत जेल गए हुए, है ना या जो भी जमनालाल बजाज या कोई भी लीडर्स है वो जेल जाते थे। इस चीज से क्या पता चलता था, अंग्रेज कितने गलत हैं। देखो अगर कोई सही की मांग भी उठा रहा है ना तो उनको भी जेल में पटक देते हैं। गांधी जी तो कहते थे भर भर के जेल जाओ, तभी तो हमने पीछे भी तो देखा भगत आंदोलन हो रहे हैं कहीं पे क्या हो रहे हैं, तो ये मोतीलाल तेजावत है वो जेल में जा रहे हैं, कभी कौन जेल में जा रहा है। तो जेल में जाना एक सिंबल है ये दिखाने का कि सरकार यहाँ पे आपके साथ में रियल में गलत कर रही है। और जब लीडर लीडर जेल में जाता है ना तो लोगों को लगता है कि यार हमारे लीडर को जेल में डाल दिया, तो इतना बड़ा मतलब है ना सही का पक्ष ले रहा है, तो उनके मन में, सामान्य लोगों के मन में और ज्यादा सही चीज के लिए एक ऐसे जज्बा आता है, मोटिवेशन मिलता है, और उनके मन में लग तो मैं भी जाऊंगा जेल, गांधी जी गए, वो चीज होती है। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया यहाँ पे, जयपुर प्रजामंडल सॉरी जयपुर रियासत ने जयपुर प्रजामंडल को तो कर दिया बैन, और अब जयपुर प्रजामंडल के लोग गांधी जी के ही उस पे चल रहे हैं राह पे, और क्या कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। सत्याग्रह करेंगे वो तो, ये चीज मैंने आपको लिखा दी थी ना, ठीक है भाई लिखवा दो। अब भाई सत्याग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा, जो सबसे ज्यादा टेंडर कर रहा है उसको पकड़ लेंगे, टेंडर समझते हो ना। ये स्लो कैसे चल रहा है, रुकने के बाद में आगे लिख रहा है, अरेस्टेड बाय द जयपुर स्टेट। जयपुर रियासत ने क्या कर लिया, जमनालाल बजाज को अरेस्ट कर लिया कि ये है इनका मेन लीडर, है ना, ये इनको भड़का रहा है। और खैर अध्यक्ष तो चिरंजीव लाल मिश्र और हीरालाल शास्त्री ये लोग हैं, लेकिन जयपुर प्रजामंडल के अंदर जमनालाल बजाज काफी एक्टिवली इन्वॉल्व है, आपको दिख ही रहा है। तो जयपुर रियासत क्या डिसाइड करती है कि हम पकड़ लेते हैं किसको, जमनालाल बजाज को ही पकड़ लो भाई, ये आदमी मान नहीं रहा। ठीक है, ये बात समझ में है आपको। अब देखो, अब थोड़ा सा एक पैटर्न समझते हैं, एक चीज को समझने की ट्राई करते हैं। गांधी जी का क्या इरादा है कि वो अंग्रेजों को भारत से भगा दे, उनका तो पूरे भारत को फ्री करवाने का इरादा था। तो गांधी जी अलग अलग प्रकार के आंदोलन चलाते हैं, कभी सत्याग्रह करते हैं, कभी असहयोग आंदोलन चलाते हैं कि हम अंग्रेजों का कोई सहयोग नहीं करेंगे, कभी वो चलाते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। तो लगभग 1942 के आसपास ये जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तब प्रजामंडलों का ये सब है ना थोड़ा सा ऐसे ढीला पड़ गया था कि भाई वो भी एक तरीके से थोड़े मंदे पड़ गए, और राजा जो है वो भी इन्वॉल्व हो गया अंग्रेजों की सहायता करने के लिए, वर्ल्ड वॉर के अंदर जो अपने सैनिक वैनिक भेजना इस चीज के लिए, इस चक्कर में लग गए। तो गांधी जी को लगा कि एक बहुत अच्छा मौका है क्विट इंडिया मूवमेंट चलाने का। आपको पता ही ना मूवमेंट और रिवोल्ट में कितना फर्क होता है ना।
भारत छोड़ो आंदोलन, ये कौन चला रहा है? गांधी जी चला रहे हैं। क्या देखते हुए कि भी वर्ल्ड वॉर चल रही है, अंग्रेज भी इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है, अब तो हम करो या मरो, इसके अंदर एक नारा दिया गया था, करो या मरो का नारा दिया गया था कि भी अब तो कुछ भी हो हमें आजादी लेनी है अंग्रेजों से, और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे इनको। तो अब क्या है, गांधी जी ने एक आदेश दिया कि भाई मुझे लोगों की जरूरत है, जो कि मतलब गांधी जी हिंसक कभी नहीं हुए, ये चीज आपको पता ही है। तो गांधी जी ने किया था कि भाई हम सब लोग मिलके बैठेंगे, आंदोलन करेंगे, अंग्रेजों का कोई साथ नहीं देंगे। तो जितने भी बोलते हैं ना, जैसे कि बोल दो कोई भी काम करने वाले कामगार हैं, मजदूर हैं, वो अपना काम धंधा छोड़ के अगर वो थोड़ा सा नुकसान सह के पूरे भारत को आजाद करवाना चाहते हैं, अपने है ना बोलते हैं ना अपने भविष्य को सुधारना चाहते हैं, तो एक बार के लिए वो सारा काम छोड़ के यहाँ आ जाओ। अगर किसी स्कूल में कोई स्कूल टीचर है तो आप अपनी पढ़ाई शिक्षा करवाना बंद करके यहाँ आ जाओ। कोई बस चलाता है, कोई गाड़ी चलाता है, कोई फलाना ढीमका कुछ भी काम करता है। इवन इन्होंने तो राजाओं को भी संदेश दिए थे, है ना, हीरालाल शास्त्री, जनरल बजाज, इन सबको इन्फॉर्मेशन दी थी कि आप जो जो काम करते हो वो सब छोड़ के कहाँ आ जाओ, ये हमारे क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर सपोर्ट करने के लिए आ जाओ। हम अंग्रेजों को अब तो निकालना चाहते हैं, करो या मरो वाली स्थिति है, अब तो आना पड़ेगा। तो बहुत से लोग इकट्ठे भी हुए, लेकिन राजा क्यों इकट्ठा होगा, मुझे तो ये समझाओ। ब्रिटिश इंडिया है, वहां दिक्कत है। राजाओं के अंदर तो उन्होंने तो दोस्तियां कर रखी है, तो वो तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं थे इन चीजों को। और प्रजामंडलों की अपनी लगी पड़ी है कि हम भी राजतंत्र के अंदर हमारे लोग छोड़ना चाहते हैं, सही है। तो गांधी जी को इन दोनों की सहायता लेनी थी। तो गांधी जी ने ट्राई किया पहले तो जयपुर प्रजामंडल से बात करने की कि भाई आप आओ, आप हमारे इसके अंदर पार्टिसिपेट करो, क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर। तो उन्होंने बोला कि भाई इससे हमारा क्या फायदा होगा? तो तुम्हारा फायदा ही फायदा है, तुम इससे क्या कर लोगे? आराम से अपनी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट खुद बना लोगे, अंग्रेजों के जाने के बाद तो मजे मजे हैं। तो प्रजामंडल ने बोला भाई अंग्रेज तो चले जाएंगे लेकिन राजा। तो गांधी जी के पास में वैसे तो ऐसा कोई जवाब नहीं था, भाई राजा को तो नहीं हटा सकते ना, भाई अंग्रेज चलो चले गए तो राजा तो राज करता रहेगा। तो प्रजामंडल ने इस प्रकार से ऐसे थोड़ा सा ऐसे ना सा कर दिया, जैसे छोटे बच्चे नहीं करते कि अभी नहीं है, हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे, ऐसे करके। तो उसके अंदर भी फूट डलेगी। कुछ एक ऐसे लोग भी हैं जो गांधी जी के कट्टर फॉलोवर है ना, एकदम बढ़िया से गांधी जी को, जो गांधी जी ने कह दिया ना बस उसको तो मानना ही। तो ऐसे प्रजामंडल है, उसके भी दो टुकड़े होते हैं, हम देखेंगे आगे। या फिर राजा की अगर मैं बात करूं तो भाई राजा को एक ऐसा संदेश दिया जा रहा है कि भाई राजा जी आप अपनी राजपाट को छोड़ो और आ जाओ भाई क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए। राजा बोला भाई मेरे को क्या लेना देना, मेरी तो प्रॉपर एक रियासत है भाई, जयपुर रियासत का मैं राजा हूँ, जयपुर मेरा देश है ना, और मैं यहाँ का जयकांत शिखर, तो मैं क्यों आ जाऊँ भाई फालतू में। तो गांधी जी को थोड़ा सा दो चीजों से परेशानी हो रही थी, प्रजामंडल वाले भी थोड़ा सा ऐसे कर रहे थे कि भाई यार राजाओं को हटाओ। और राजा कैसे था कि भाई यार अगर हम आपका साथ देंगे तो आप हमारा साथ थोड़ी दोगे, फिर तो आप चाहते हो कि भाई लोकतंत्र आए। राजा क्यों चाहेगा कि भाई लोकतंत्र है, राजा तो ये चाहता है कि राजतंत्र रहे, मेरे जो बेटे हैं वो राजा बने, फिर उनके बेटे राजा बने, फिर उनके बेटे राजा बने। ये चलता है जो पहले से चलता आ रहा है। लेकिन होता क्या है कि प्रजामंडल में कुछ एक लोग ऐसे हैं जो इस आंदोलन के अंदर नहीं जाना चाहते, वो तो साइड में बैठ जाओ पहले। कुछ एक लोग ऐसे हैं जो जाना चाहते हैं, तो एक प्रकार से दो गुट बन गए। उसकी बात में बाद में बात करूँ। दो हिस्से हो गए एक प्रकार से प्रजामंडल के। आपको कुछ नहीं लिखना है एक बार, बिल्कुल भी एक बार शांत रहेंगे, लिखेंगे कुछ भी नहीं। 1942 के आसपास हीरालाल शास्त्री जो है, ये अब जयपुर प्रजामंडल के क्या बन गए, अध्यक्ष बन गए। चिरंजी लाल मिश्र जी जो है वो टाटा बाय बाय हो चुके हैं एक बार के लिए। तो अब अध्यक्ष कौन है इसका प्रजामंडल का? आपके हीरालाल शास्त्री। अब जो लोग गांधी जी के साथ में मिल चुके हैं उनकी तो कोई टेंशन नहीं है, उनको कोई टेंशन नहीं है, ये चले गए। लेकिन हीरालाल शास्त्री और इनके ग्रुप वाले लोग जो हैं वो जाते नहीं है। क्यों नहीं जाते? क्योंकि उनके ये है कि भाई भले ही आप अंग्रेजों को यहाँ से भगा दो, पर हमारी मेन प्रॉब्लम तो राजा है, राजा हमें अपनी मंत्री परिषद में ले ही नहीं रहा, है ना। तो हीरालाल शास्त्री वाला जो ग्रुप है वो नहीं जाता इस चीज में। इस चीज की वजह से यहाँ के लोकल जो लोग हैं वो काफी थू थू करते हैं इन पे, हीरालाल शास्त्री वाले ग्रुप पे, या फिर प्रजामंडल कह लो, मतलब जो अलग हो गए वो तो प्रजामंडल में अभी नहीं है। वो आजाद मोर्चा बनाते हैं अपने अपने यहाँ ना, इस ऐसे एक नाम दे सकते हैं जो रियल में नाम था भी इनका, आजाद मोर्चा। ये आजाद मोर्चा है वो तो आजादी से अपने चला गया भाई गांधी जी के पास में अपनी बातें करने। लेकिन ये जयपुर का जो प्रजामंडल है ये नहीं गया। इस चीज के चक्कर में सारे लोग कि भाई आप तो ना अपनी रोटियां सेक रहे हो, अपन खुद को चाहते हो कि हम मंत्री बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए,
गांधी जी को जब तुम्हारी जरूरत है तुम मान ही नहीं रहे। तुम क्या पता गांधी जी की मानो तो वो तुमको सीधा इंडिया का ही कोई ना कोई छोटा मोटा मतलब जगह पे लगा दे। आप ऐसे जयपुर रियासत के अंदर ही अपना स्थान चाहते हो, क्या पता राजा रहे या ना रहे फ्यूचर के अंदर, है ना। रशिया के अंदर भी देखो क्या हुआ था। तो आप ऐसे फालतू में गांधी जी की बात को इतना लाइटली मत लो, इग्नोर मत करो इनकी चीजों को। तो हीरालाल शास्त्री की भी थोड़ा सा ऐसा समझ में आया कि भाई बात तो सही है। तो हीरालाल शास्त्री जो है वो फिर जयपुर प्रजामंडल का क्या है, अध्यक्ष है। वो चाहता है कि हम भी किसको सपोर्ट करें, गांधी जी को। लेकिन जब ये गांधी जी को सपोर्ट करना चाहता है तब ये चीज किसके नहीं पचेगी, जयपुर प्रजामंडल को, जयपुर प्रजामंडल सॉरी जयपुर रियासत को। जयपुर रियासत खुद भी नहीं जा रही है गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए। साथ ही साथ में प्रजामंडल है जो पहले नहीं जा रहा था लेकिन अभी जा रहा है। इस चीज से दिक्कत किसको होगी, जयपुर रियासत को। तो जयपुर रियासत से एक आदमी है जिसका नाम है मिर्जा इस्माइल। जयपुर के अंदर एक बहुत फेमस रोड है जिसको बोलते हैं MI रोड, है ना। वो इन्हीं के नाम पे है, मिर्जा इस्माइल। ये क्या है भाई, ये जयपुर के PM है, प्राइम मिनिस्टर एक प्रकार से, प्रधानमंत्री। ये बात करते हैं हीरालाल शास्त्री जी से कि भाई शास्त्री जी, आजाद मोर्चा वाले तो मिल गए थे गांधी जी के पास में, अब आप भी जा रहे हो मैंने सुना है जयपुर प्रजामंडल। तो वो बोले कि भाई आपको क्या लेना देना है, आप तो हमें पहले ही बैन कर चुके हो, हमने देखा है ना। जयपुर स्टेट ने बैन कर दिया था जयपुर प्रजामंडल को। कंफ्यूज नहीं होना है, मेरे वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनना है। तो हीरालाल शास्त्री ने बोला, तो मिर्जा इस्माइल ने बोला कि भैया ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे ना लड़ाई वड़ाई बहुत हो गई, लड़ाई लड़ाई माफ करो, गांधी जी को याद करो। तो बोला हाँ गांधी जी को याद करने जा रहा हूँ। तो बोला ना ना जाना नहीं है, बस याद करो गांधी जी को और मिलने के लिए आओ मेरे से। तो ये हीरालाल शास्त्री को बुलाता है जयपुर रियासत में, कौन, मिर्जा इस्माइल। ये दोनों मिलके क्या करते हैं, एकदम सज्जनों की तरह, जेंटलमैन्स की तरह बातें करते हैं। और कुछ एक एग्रीमेंट्स है जिनके ऊपर इनका वो फाइनली होता है, समझौता हो जाता है भैया ना। और उस समझौते को ही बोलते हैं जेंटलमैन एग्रीमेंट। एग्जाम का ये बहुत ही ज्यादा घिसा पिटा और बहुत हजारों बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट क्या है, जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ, किस किस के बीच हुआ। और हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ उसका नाम क्या है, मतलब घुमा फिरा के, तो ऐसे रोटी डायरेक्ट ऐसे खाए या फिर घुमा के ऐसे ना वो कान के पीछे से ऐसे वैसे लेके आए। क्वेश्चन इनको ये पूछना है जेंटलमैन एग्रीमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो ये चीज हम देखेंगे एक बार के लिए। लिखना, एक लाइन लिखना है यहाँ से। अभी आप जैसे जैसे मैं लिखवाऊंगा ना वैसे वैसे लिखना, कुछ भी मत लिखना है इसमें से। एक लाइन लिखेंगे, जयपुर सॉरी इन 1942, इन 1942 हीरालाल शास्त्री वॉज द हेड ऑफ द जयपुर प्रजामंडल। 1942 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री थे। हीरालाल शास्त्री थे, हीरालाल शास्त्री थे। नेक्स्ट लाइन लिखना, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट। हिंदी में भी यही है, इंग्लिश में भी यही है। अब चाहो तो आप जेंटलमैन ऐसे लिख सकते हो, सज्जन पुरुष। समझौता मत लिख लेना भाई, नहीं लिखेंगे सर, फालतू बातें करते हो। सितंबर 1942, ठीक है। अब आपको पता है ये AD है ना, ये कोई ऐसे तो है नहीं हीरालाल शास्त्री, कोई जीसस के भी पहले से लोग हैं, है ना, मिर्जा इस्माइल ये लोग, ठीक है। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट क्या है, जेंटलमैन एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है जो इसलिए होता है क्योंकि मिर्जा इस्माइल को पता लगता है कि जयपुर प्रजामंडल जा रहा है गांधी जी के पास, ये जाने नहीं देना चाहता। अब इन दोनों के बीच में कुछ एक समझौते होते हैं, उनके समझौते की शर्तें हैं, किस किस के बीच में होता है। सबसे पहले तो ये लिखेंगे, फालतू के ब्रैकेट मत लगाना, मैंने जैसे लिख दिया, इनको हटाओ सारा को, ठीक है। जेंटलमैन्स अग्रीमेंट लिखना, फिर लिखना किस किस के बीच में हुआ था। तो ये हुआ था हीरालाल शास्त्री, है ना। इनके नीचे लिख सकते हैं हेड ऑफ जयपुर प्रजामंडल प्लस मिर्जा इस्माइल, ठीक है। मिर्जा इस्माइल ये क्या है, जयपुर रियासत का PM, PM ऑफ जयपुर स्टेट।
बात समझ में आई इतनी आपको? इन दोनों के बीच में क्या होता है एग्रीमेंट, शर्तें हैं कुछ एक, वो देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। अगर आप रिटर्न एग्जाम दे रहे हैं तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा जयपुर समझौते की शर्तों के बारे में लिखो, सॉरी जेंटलमैन एग्रीमेंट की शर्तों के बारे में लिखो, आपको लिखना पड़ता है। अब अगर आपकी एमसीक्यू वाली एग्जाम है तो उसके अंदर भी पूछा जाएगा कि निम्न में से जेंटलमैन एग्रीमेंट के अंदर नहीं है। और आरपीएससी का ये जो नया ट्रेंड है इसमें आपको वो एनालिटिक नॉलेज देखता है कि आपने कितनी चीज़ों को समझा है, डेप्थ में आपको क्या आता है। ऐसे भी घोटे मार लिए बस जेंटलमैन एग्रीमेंट, और ये कौन सी 17 सितंबर 17 सितंबर ऐसे करते हुए याद कर रहे हो ना, वो चीज़ नहीं देखते। वो जमाने अभी जस्ट ताज़ा ताज़ा गए हैं 2025 से ही। और अच्छी बात है, अच्छे लोगों का सिलेक्शन होगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अच्छे लोगों में आओ। क्या अपन पढ़ने में कोई कमी छोड़ रहे हैं क्या, कि चीज़ें नहीं समझ रहे हैं या ऐसे ही भगा भगा के, है ना? तो वो चीज़ तो है नहीं, तो आप ढंग से ही समझो, ढंग से लिखो। सबसे पहला समझौता ये हुआ था कि प्रजामंडल की जो सबसे बड़ी पुकार थी, भाई पुकार ही है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाओ, उत्तरदायी सरकार बनाओ। और उत्तरदायी सरकार से प्रजामंडल का एक ही अर्थ था कि हमें भी सरकार के अंदर शामिल किया जाए। हम थोड़ी कह रहे हैं हमें राजा बना दो, लेकिन हमें शामिल तो करो। ये थी सबसे पहली शर्त, तो लिखना। जयपुर रियासत ने ये एग्री करी थी। ये सारी जो शर्तें ना ये एग्रीमेंट की है, मतलब भाई एग्रीमेंट हुआ है तो भाई एग्री करें ना, तो वो सारी शर्तें ऐसी है। ठीक है ना? जयपुर स्टेट अग्रीड, जयपुर स्टेट अग्रीड टू फॉर्म रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। जयपुर रियासत ने उत्तरदायी शासन स्थापित करने का वादा किया, या उत्तरदायी शासन बनाएगी, ये बात फिक्स हुई है ना। उत्तरदायी शासन या उत्तरदायी सरकार, सरकार लिख लेना भाई, ज्यादा सही रहेगा। एक तो ये हुआ। दूसरा, भाई क्विट इंडिया मूवमेंट में वो लोग क्यों जा रहे थे, हीरालाल शास्त्री वगैरह या कोई भी लोग है, आजाद मोर्चा वाले क्यों गए थे? अंग्रेजों को तो पता है क्विट इंडिया। तो जयपुर रियासत जो है वो अंग्रेजों की दोस्त, आपको ये भी पता है ना? पॉलिटिकल एजेंट वगैरह बैठे रहते हैं, हमने 1857 की क्रांति के अंदर भी देखा था। जयपुर के अंदर भी पॉलिटिकल एजेंट है, हर जगह पे पॉलिटिकल एजेंट्स। तो ब्रिटिशर्स के साथ में जयपुर स्टेट का एक अच्छा ही रिलेशन है, ये चीज हमने देखी थी। हमने ये भी देखा था कि जयपुर एक ऐसी रियासत है जहाँ के लोगों ने और प्रजा ने और राजा ने दोनों ने ही अंग्रेजों का साथ दिया था। ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि जयपुर स्टेट किसके साथ में थी? अंग्रेजों के साथ में थी। तो हीरालाल शास्त्री को इस चीज से भी दिक्कत थी कि यार अंग्रेज क्या कर लेंगे, अंग्रेज कब, अभी कल के आए हुए लोग हैं एक तरीके से। इतना बड़ा भारत है, अखंड भारत है, इसमें ये अंग्रेज हमें ज्ञान देंगे कि कैसे क्या चलेगा। आप इनकी बातों में आके ना हम पे टैक्स लगा देते हो, हमें परेशान करके रखा है, तभी तो जाके हम परेशान हुए आपसे। तो मिर्जा इस्माइल ने बोला कि देखो अंग्रेजों का चालीवाड़ा आ चुका है, जाने वाला टाइम आ चुका है। वर्ल्ड वॉर 2 है वैसे भी, अब इनके पास में यहाँ रह जाने की कोई रीजन बचते नहीं है, ये छोड़ के जाएंगे वैसे भी। और आप कहते हो तो हम इनको बिल्कुल भी अब सपोर्ट नहीं करेंगे। हमारी भी मजबूरी थी क्योंकि इन्होंने हमें ऐसी ऐसी शर्तों में बांध लिया था कि हम इनसे नहीं पीछा छुड़ा पा रहे थे। ये काफी एक अच्छा एग्रीमेंट हुआ है, मतलब ऐसा ना एक बढ़िया पॉजिटिव डील निकलती है। तो सेकंड डील क्या निकली है कि जयपुर स्टेट जो है बिल्कुल भी अंग्रेजों का अब साथ नहीं देगी, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं करेगी। तो लिखना, जयपुर स्टेट विल नॉट बी, या फिर जयपुर स्टेट विल नॉट सपोर्ट ब्रिटिशर्स। जयपुर रियासत रियासत अंग्रेजों का समर्थन नहीं करेगी भाई, बिल्कुल नहीं करेगी। ये भी बात किसने मानी? मिर्जा इस्माइल ने। मिर्जा इस्माइल ने दो बात मान ली। अब मिर्जा इस्माइल तीसरी बात और मानता है। वो क्या बात मानता है? वो ये मानता है कि प्रजामंडल जो है उसको बैन कर दिया है ना, हीरालाल शास्त्री वाला जो प्रजामंडल है उसको बैन किया था ना। तो अब ये बैन कर दोगे तो हम आंदोलन कैसे करेंगे? और एक बात बताओ यार मिर्जा इस्माइल जी, मैं क्या कोई गलत डिमांड कर रहा हूँ क्या? हम भी सरकार के अंदर आना चाहते हैं, क्या बुराई है? और हम लोग आएंगे तभी तो हम हमारा दर्द समझ पाएंगे और आप लोगों को समझा पाएंगे। और गलत पॉलिसी जो ना तो इम्प्लीमेंट होगी, ना सरकार ना प्रजा जो है वो रोएगी, ना ही वो आंदोलन करेगी। तो आप बात ही मान लेना हमारी। तो इन्होंने क्या कहा कि ठीक है भाई, अब आपको ना तो हम परेशान करेंगे कि बैन वैन, आपको जो भी अपने आंदोलन करने शांति से करना, लड़ाई दंगे नहीं करने बिल्कुल भी। तो बोला नहीं हम तो ऐसे ही नहीं करते लड़ाई दंगे। तो भाई तीसरी बात मिर्जा इस्माइल ने क्या माना कि प्रजामंडल पे कोई तो बैन नहीं लगेगा और ये अपना पीसफुली जो भी आंदोलन चलाना चाहते हैं चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। मानना नहीं मानना वो आगे की बात है। तो थर्ड लिखना, जयपुर स्टेट विल नॉट, सॉरी, प्रजामंडल्स कैन पीसफुली, प्रजामंडल्स कैन पीसफुली कंडक्ट, प्रजामंडल्स कैन पीसफुली कंडक्ट मार्च, है ना, मार्च
मतलब कोई यात्रा कोई निकाल रही है ना, कोई रैली निकालनी हो कुछ भी, कैन कंडक्ट मार्च प्रोटेस्ट एटसेट्रा। मार्च प्रोटेस्ट मतलब भी कोई है ना, विरोध भी कर सकते हैं, कोई गलत चीज लगे तो उसका। हिंदी में लिखना प्रजामंडल शांतिपूर्वक, प्रजामंडल शांतिपूर्वक, शांतिपूर्वक आंदोलन चला सकती है, आंदोलन चला सकती है, रैली निकाल सकती है। भाई एग्जैक्ट नहीं पूछेगा आपसे रैली की बात हुई थी कि नहीं हुई थी, ये वो एक ध्यान होना चाहिए मोटा मोटी। रैली निकाल सकती है तथा तथा रियासत का विरोध भी कर सकती है, रियासत का विरोध भी कर सकती है। विरोध के लिए कुछ भी करो, हड़ताल करो या फिर कोई है ना सामान्य कोई भी तरीके से विरोध कर सकते हैं। चौथी एक शर्त है, वो भी प्रजामंडल सॉरी ये जयपुर रियासत नहीं मानी। क्या मानी? हीरालाल शास्त्री ने बोला कि देखो यार, आप चाहते हो रिस्पॉन्सिबल सॉरी आप चाहते हो कि ना हम लोग हमारी ये जो आंदोलन है वो पीसफुली चलाते रहे। अब होता है कि हम हमारे आंदोलन और भी जगह चल रहे हैं, हम ही नहीं प्रजामंडल और भी प्रजामंडल चल रहे हैं, बंगाल हो गए इधर हो गए ना। तो इधर क्या है, अंग्रेजों से कोई हमारे किसी दोस्त की लड़ाई हो जाए तो हम हमारे पास में आते हैं। भाई हम ऐसे तो कोई गलत कार्य नहीं करते हैं, लेकिन जैसे मान लो बंगाल से कोई आदमी आ गया या फिर कोई कहीं का कोई आदमी आ गया, हमारे कोई भाई बहन है ना, वो हमारे पास में आ गए शरण लेने के लिए, अंग्रेजों से थोड़ी सी दुश्मनी मोल लेके आ गए क्योंकि अपने हितों के लिए लेके गए। एक सेकंड बना भाई। तो वो लोग यहाँ आते हैं हमारे पास में एक उम्मीद से कि हम उनकी रक्षा करेंगे। हम उनकी रक्षा कर रहे होते हैं, अंग्रेज आपको ऑर्डर देते हैं कि भाई फलाना आदमी हमसे पंगा लेके भागा है, जयपुर आया है। हम हमारे पास में, अब आपको जैसे पता चलती है ये चीज, आप हमारे पास में आते हो और उस आदमी को अरेस्ट कर देते हो और अंग्रेजों को सौंप और देते हो, फिर वो उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, मौत के घाट भी उतार देते हैं। तो ऐसी चीजें मत करो यार। तो मिर्जा इस्माइल ने बोला कि चलो ठीक है, आपके जो भी रिबेल हैं आप उनको शरण दे सकते हो, मतलब वो जो अंग्रेजों से दुश्मनी लेके आते हैं उनको हम बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे, ये बात हम मान जाते हैं। लेकिन बस अब आप ना ये क्विट इंडिया मूवमेंट ये सब छोड़ो, फालतू के चक्कर। तो चौथा क्या लिखेंगे आप? जयपुर स्टेट विल नॉट, जयपुर स्टेट विल नॉट arrest the rebels of British India, arrest the rebels of British India, and Prajamandal can give shelter to them, and Prajamandal can give shelter to them. जयपुर रियासत, जयपुर रियासत ब्रिटिश इंडिया विरोधियों को या विद्रोहियों को कैद नहीं करेगी, कैद नहीं करेगी, तथा प्रजामंडल उन्हें शरण दे सकता है, तथा प्रजामंडल उन्हें शरण दे सकता है। समझ में आई चार? अब भाई देखो, मिर्जा इस्माइल ने बोला देखो मैंने आपकी इतनी बातें मान ली है, अब और क्या यार, आप क्या चाहते हो? ऐसे आपको जयपुर का राजा बना तो रला साहब बोले कि नहीं नहीं, बहुत खुश हुआ मैं आपकी, मतलब मस्त तो चाय है ना, द टी वॉज फंटेस्टिक ऐसे करके। और अब आप बताओ, आपसे कुछ है क्या कोई इच्छा विच्छा? तो हीरालाल शास्त्री को तो एक ही बात बोलते हैं कि भाई क्विट इंडिया मूवमेंट में बिल्कुल मत जाना, गांधी जी के इन मूवमेंट्स के अंदर नहीं जाना है आपको। आपको ना शांति रखनी है, अपने पीसफुली अपने जो भी आंदोलन चलाने वो चलाओ ना, क्विट इंडिया मूवमेंट में नहीं जाओगे। इस चीज से मिर्जा इस्माइल को क्या दिक्कत है? क्विट इंडिया मूवमेंट में तो अंग्रेजों को भगाया जा रहा है ना। इस चीज से मिर्जा इस्माइल को ये क्या दिक्कत है कि प्रजामंडल वहां चले जाएंगे? प्रजामंडल के क्विट इंडिया मूवमेंट में जाने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अब गणतंत्र आएगा, है ना। तो कांग्रेस का एक मेन मुद्दा यही तो है कि अंग्रेजों को हटा के हम यहाँ पे हमारे ही लोग नेतागिरी करें एक तरीके से, ऐसा समझो। तो उस चीज से राजा को नुकसान नहीं है क्या? तो मिर्जा इस्माइल क्यों चाहेगा या जयपुर रियासत क्यों चाहेगी कि कोई भी ज्यादा लोग क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें? अंग्रेज अपने आप शांति से ले जाए, छोड़ के चले जाए, जैसा है वैसा का वैसा ही। अगर इनको भगाया गया तो कांग्रेस वाले क्या करेंगे, जगह जगह पे क्या करेंगे, अपने लोग बनाएंगे, लोगों की वो जो भी है मंत्री बनाएंगे, किसी को क्या बनाएंगे। तो वो चीज होगी तो राजा के नुकसान है। और हो सकता है राजा पे भी ऐसा फोर्स डाला जाए कि भाई साहब पद से इस्तीफा दे दो आप। तो वो चीज कौन नहीं चाहता है? मिर्जा इस्माइल। तो पांचवी एक शर्त और है, वो लिख लेना, प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल
विल नॉट पार्टिसिपेट, जयपुर प्रजामंडल विल नॉट पार्टिसिपेट इन क्विट इंडिया मूवमेंट। जयपुर प्रजामंडल हिंदी वाले लिखना, भारत छोड़ो आंदोलन में या गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। ये सारी बातें आप याद रखेंगे और आज की क्लास अभी के लिए तो यही रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको जयपुर प्रजामंडल को ही कंटिन्यू करेंगे। आजाद मोर्चा की भी बात करेंगे कि कौन से ऐसे लोग थे जो डायरेक्ट ही, भाई जैसे ही गांधी जी ने बोला कि क्विट इंडिया मूवमेंट में सारे लोग आ जाओ, इधर से आ जाओ, उधर से आ जाओ, हम अंग्रेजों को भगाएंगे, भाई करो या मरो। तो कुछ एक लोग ऐसे भी थे जिन्होंने हीरालाल शास्त्री को बोला कि भाई आप बहुत गलत कर रहे हो, नहीं जाके। हीरालाल शास्त्री को बाद में जाना पड़ा जरूर गांधी जी की तरफ, जब लोग उनकी थू थू करने लग गए थे, लेकिन फिर मिर्जा इस्माइल ने रोक लिया जेंटलमैन एग्रीमेंट करवा के। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आजाद मोर्चा के अंदर है ना, तो वो उसके बारे में हम कल देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आप पढ़ते रहिए। और देखो मैंने कुछ स्पेशल नहीं बताया है, प्रजामंडल क्या होते हैं वही समझाया आपको थोड़ा सा, है ना। प्रजामंडल कैसे होते हैं, इनका क्या ढांचा है, फिर कैसे अखिल भारतीय इनका जो बोलते हैं ना उत्पत्ति हुई, बोलते हैं क्या, इवोल्यूशन, है ना। फिर धीरे धीरे बाद में ये हुए अलग अलग कौन से, अब कैसे याद करेंगे आप। 1931 में जयपुर तो याद करवा दिया मैंने, मेरा मन तो ये था कि मैं बूंदी मारवाड़ इतना तो करवाऊँ आज की क्लास में, पर फिर मैंने सोचा कि एक बार के लिए आपकी वापस रिज्यूम हो जाए, तो आप रिवाइज करते रहना, इन चीज़ों को पढ़ते रहना। फिर हमने जयपुर रियासत की बात करी थी, जयपुर प्रजामंडल सॉरी जयपुर प्रजामंडल की बात करी थी, और प्रजामंडल के अंदर हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी थी, नतमल का कटला वगैरह, ये सारी चीज़ें एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे और हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। वाली स्लाइड दिखाएंगे आपको, है ना। अगर ऐसी ऐसी चीज़ें आप करना चाहते हैं, है ना, CSIR नेट लाइफ साइंस वगैरह, तो आपको एक TNS कॉन्सेप्ट्स करके एक ऐप है जिसके बारे में बहुत अच्छे से पता है, ये डाउनलोड करना पड़ेगा। और इसके ऊपर आपके पास बहुत सारे कोर्सेज है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और अगर कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड बातें पूछना चाहते हैं तो इन नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने के हिसाब से। और बाकी ये वाली स्लाइड है, थैंक यू। और इसके थ्रू आप यहाँ पे ये विभिन्न विभिन्न प्रकार की प्रिपरेशंस कर सकते हैं, है ना। प्रिपेयर विथ अस फॉर फलाना डिमका, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए भाई, क्लास के अंदर मिलते हैं अगली में, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, पॉलिटी भी पढ़ेंगे, है ना, आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं हम। एक ही आदमी हूँ मैं ही बदल बदल के आता हूँ ड्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे।